नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप से संबंधित हिंदी निबंध बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार मैट्रिक या फिर इंटर के फाइनल एग्जाम में विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप से संबंधित हिंदी निबंध पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को इस निबंध को लिखना आना ही चाहिए। अगर दोस्तों आप सभी इस निबंध को लिखना नहीं जानते तो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस निबंध को बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखना और समझना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं विज्ञान शब्द के अर्थ का। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि विज्ञान शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते तो आप सभी जान लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान शब्द को तोड़ें तो यह टूटेगा दो मूल शब्दों में, जिसमें पहला होगा बी और दूसरा होगा ज्ञान। ठीक है, बी और ज्ञान इन दो मूल शब्दों के मिलने से ही विज्ञान शब्द की उत्पत्ति होती है, विज्ञान शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें बी का, तो दोस्तों बी का अर्थ होता है विशेष या फिर विस्तृत। बी का जो अर्थ है वो होता है विशेष या फिर विस्तृत। लेकिन अगर हम बात करें ज्ञान का, तो दोस्तों ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी या फिर अनुमान। दोस्तों, जानकारी लगभग सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ होती है। किसी भी चीज से संबंधित जो जानकारी है वो दोस्तों लोगों के पास कुछ ना कुछ अवश्य होती है। लेकिन जो विस्तृत जानकारी है, जो दोस्तों विशेष जानकारी है, वो लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होती। जिस व्यक्ति के पास विस्तृत जानकारी होती है किसी चीज से संबंधित या फिर प्राकृतिक में घटने वाले घटनाओं से संबंधित, अगर किसी व्यक्ति के पास विशेष जानकारी होती है तो दोस्तों उस व्यक्ति को कहा जाता है क्या? तो वैज्ञानिक। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वैज्ञानिक कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास किसी चीज से संबंधित या फिर प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं से संबंधित कोई भी अगर विशेष जानकारी होती है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों वैज्ञानिक। हमारे शरीर में जो भी घटना घट रहे हैं, हमारे शरीर में जो भी रोग है, उन रोगों से संबंधित अगर जिस व्यक्ति के पास विशेष जानकारी होती है तो दोस्तों उसे कहा जाता है डॉक्टर। आप उसे डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक के रूप में भी देख सकते हैं। बात आया समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर आपने जाना कि बी का जो अर्थ है वो होता है विशेष या फिर विस्तृत, और ज्ञान का जो अर्थ है वो होता है जानकारी या फिर अनुमान। दोस्तों, जब हम शास्त्र के माध्यम से या फिर किताबों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से विस्तृत जानकारी को प्राप्त करते हैं, विशेष जानकारी को किसी चीज से संबंधित प्राप्त करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है विज्ञान। क्या कहा जाता है? उसे ही दोस्तों विज्ञान कहा जाता है। किसी चीज से संबंधित अगर हमें अध्ययन के माध्यम से विशेष जानकारी को प्राप्त करते हैं तो यही क्रिया विज्ञान कहलाती है, क्योंकि उसमें हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सभी विशेष ज्ञान का ही देन है, विस्तृत ज्ञान का ही देन है। विस्तृत ज्ञान के कारण ही दोस्तों हम लोग सच्चाई का पता लगा पाए हैं। प्राकृतिक में घटने वाली कुल जितने भी घटना है, प्राकृतिक में होने वाले कुल जितने भी भौतिक घटना है, उन सभी घटनाओं के बारे में हम विज्ञान के बारे में ही, विज्ञान के कारण ही दोस्तों हम जान पाए हैं। विज्ञान ने ही हमें भौतिक घटनाओं के सत्य के बारे में बताया है, इनसे हमें परिचित कराया है। तो आप जान पा रहे हैं कि जो विज्ञान है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी इस वीडियो में विज्ञान से जुड़े वरदान और अभिशाप के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि विज्ञान किस तरीके से वरदान के रूप में है और किस तरीके से अभिशाप के रूप में है। तो चलिए यहाँ पर अब हम प्रस्तावना पर चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रस्तावना में कहा गया है,
आज का युग विज्ञान युग है दोस्तों। आज का जो युग है वो कौन सा युग है? तो विज्ञान का युग है। बात सही भी है, 100% सही है दोस्तों कि अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस युग में हम अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस युग को कहा जाता है आधुनिक युग, यानी कि वैज्ञानिक युग, विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों आज का जो ये युग है हमारा, वो विज्ञान पर ही आधारित है। विज्ञान के कारण बनने वाली कुल जितने भी उपकरण हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उन्हीं पर दोस्तों आज का जो ये वर्तमान युग है वो आधारित है। अगर आप अपने आसपास के वस्तुओं को देखेंगे, अपने आसपास के चीज़ों को देखेंगे, अपने आसपास के उपकरणों को देखेंगे, तो दोस्तों ये सभी उपकरण, ये सभी वस्तुएं आपको वैज्ञानिक रूप से ही दिखाई देंगी, विज्ञान के कारण ही दिखाई देंगी। क्योंकि ये जितने भी वस्तुएं आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, ये सभी दोस्तों विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक उपकरण से ही जुड़े हुए हैं। विज्ञान के कारण ही दोस्तों इन सभी वस्तुओं का निर्माण हो पा रहा है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी प्राकृतिक वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि धरती हो गया, आकाश हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए। हम उनकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों मानव निर्मित वस्तु की, जिनको बनाने वाले मानव हैं। ठीक है, हम उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिनको बनाने वाले स्वयं मानव हैं। तो दोस्तों मानव द्वारा बनाई गई अगर आप वस्तुओं को देखेंगे तो ये सभी जो वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, ये सभी की सभी वस्तुएं दोस्तों जुड़ी होती हैं किससे? तो विज्ञान से। विज्ञान के कारण ही ये वस्तुएं दोस्तों निर्मित हो पाई है, इन वस्तुओं का अस्तित्व मिल पाया है। अगर विज्ञान ना होता, विज्ञान को जानने वाले अगर दोस्तों वैज्ञानिक नहीं होते, तो हम बिल्कुल भी इन वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाते, इन वस्तुओं के बारे में नहीं जान पाते, इन वस्तुओं के अस्तित्व का पता हम नहीं लगा पाते। दोस्तों अगर आप अपने घर में देखिएगा तो घर में टेलीविजन तो होगा ही, टेलीविजन यानी कि टीवी तो होगा ही। तो टीवी किसका देन है? टीवी दोस्तों विज्ञान का देन है। विज्ञान के कारण ही दोस्तों आप टीवी को देख पा रहे हैं। टीवी हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों आपके घर में रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, या फिर खाना बनाने वाला इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया, या फिर दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर गैस चूल्हा का, तो वो भी दोस्तों विज्ञान का ही देन है। विज्ञान के देन के कारण ही दोस्तों रात में भी हमारे घर में उजाला रहता है। किसके कारण? तो विज्ञान के देन के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें मोटरसाइकिल का, वाहन का, तो जितने सारे आप अपने आसपास वाहन देख रहे हैं, मोटरसाइकिल के रूप में, या फिर 4 चक्का गाड़ी के रूप में, ट्रेन के रूप में, या एरोप्लेन के रूप में, तो ये सभी दोस्तों विज्ञान का ही देन है। विज्ञान के कारण ही एरोप्लेन का निर्माण हो पाया है, मोटरसाइकिल का निर्माण हो पाया है, और पानी में चलने वाले जो जहाज हैं उनका निर्माण हो पाया है। विज्ञान के ना होने से ये सभी वस्तुएं लुप्त हो जाएंगे, इनका संचालन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जो भी सुख सुविधा हमें देने वाले वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं से हम वंचित हो जाएंगे अगर विज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान के कारण ही ये सभी वस्तुएं दोस्तों हमारे सामने आज है। इस वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने अपने शोध, अपने परिश्रम, अपने दोस्तों निरंतर प्रयास के कारण ही इन वस्तुओं का निर्माण कर पाया है, और भी बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि आज का जो हमारा युग है वो क्यों वैज्ञानिक युग है, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग दोस्तों विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो ये भी विज्ञान की ही देन है, आप लैपटॉप चला रहे हैं तो ये भी दोस्तों विज्ञान की ही देन है। आप स्टाइलिश अगर कपड़ा सिलवाते हैं तो कपड़ा में जो डिजाइन होता है वो भी डिजाइन दोस्तों बनाने वाला विज्ञानी है। बाबू जितने सारे साड़ी के डिजाइन होते हैं, कपड़ा के डिजाइन होते हैं, या फिर मकान के डिजाइन होते हैं, पुल के डिजाइन होते हैं, सड़क के डिजाइन होते हैं, इसको बनाने वाला होता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? तो दोस्तों विज्ञान। विज्ञान के कारण ही कंप्यूटर बन पाया है, और कंप्यूटर के कारण बहुत सारे दोस्तों जो जटिल से जटिल जो समस्या होता है उसका समाधान बहुत ही कम समय में हो पाता है। किसकी सहायता से? तो कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है दोस्तों, आज देख सकते हैं हमारे आसपास दोस्तों, अगर आप देखिएगा कि
अगर सड़क बन रहा है तो वहाँ पर मजदूरों के जगह पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। घर मकान बनाए जाते हैं तो वहाँ पर भी मजदूरों के जगह पर दोस्तों मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में, तो आज दोस्तों कृषि क्षेत्र में भी अगर मानकर चलते हैं फसलों की कटाई करना हो या मिट्टी की जुताई करना हो तो वहाँ पर भी दोस्तों मशीन को ही वहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। मजदूरों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, मजदूर बिल्कुल भी ना के बराबर है। हर जगह आपको मशीन दिखाई देगा। लेकिन आज से अगर हम बात करें 100 साल पहले का, तो दोस्तों 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 100 साल पहले हमारी जो दुनिया थी, हमारा जो ये देश था, हमारा जो ये प्राकृतिक था, वो बिल्कुल भी इतना दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाया था 100 साल पहले जितना कि आज बढ़ पाया है। और आने वाले समय में और भी आगे एडवांस हो जाएगा और भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों विज्ञान की ही देन है, मैंने आपको बताया, इसलिए इसे हम विज्ञान के युग कहते हैं। आगे देख सकते हैं, कहा गया है आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की, आदिकाल कहने का मतलब प्राचीन काल, ठीक है, आदिकाल को ही प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। पुरातन काल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की, जितनी भी विकास की, वह सब विज्ञान की ही देन है। क्योंकि बिना विज्ञान के जो मनुष्य है वो प्रगति नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल भी प्रौद्योगिकी में, तकनीकी में आगे नहीं बढ़ सकता है। तकनीकी के क्षेत्र में अगर एक से बढ़कर एक खोज हुए हैं, तकनीकी के क्षेत्र में हम एडवांस हो पाए हैं, तो दोस्तों वो देन है किसका, तो विज्ञान का। विज्ञान के कारण ही दोस्तों धरती पर चलने वाला जो मनुष्य है वो पक्षियों के भांति आसमान में आज उड़ रहा है। आज से 100 साल पहले के अगर जो मनुष्य होंगे उनको ये कल्पना लग रहा होगा, 100 साल या 200 साल पहले के जो मनुष्य थे उनको दोस्तों ये सपना लग रहा होगा कि मनुष्य भी कैसे उड़ सकते हैं आसमान में। ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकता है, लोहा कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों एक मनुष्य ऐसा जन्म लिया इस संसार में, एक पुत्र ने ऐसा जन्म लिया इस संसार में कि दोस्तों उसने लोहा उड़ा के दिखा दिया आसमान में। लोहा यानी कि समझ रहे हैं, एरोप्लेन। तो दोस्तों आज के इस युग में बहुत सारे लोग यात्रा के लिए एरोप्लेन का दोस्तों प्रयोग करते हैं, और वहां पर दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, जाकर एरोप्लेन में प्रवेश करके दोस्तों वो एरोप्लेन का आनंद लेते हैं। तो ये एरोप्लेन किसके बल से उड़ रहा है, तो विज्ञान के बल से उड़ रहा है। विज्ञान के बल से ही दोस्तों जो ट्रेन है वो काफी तेज गति से चल पाती है। ठीक है, हम लोग दोस्तों कितना तेज गति से चल पाते होंगे बताइए। हम लोग, कहने का मतलब जो प्राचीन काल के लोग थे वो दोस्तों दूर यात्रा के लिए घोड़ा का प्रयोग करते थे, साथ ही दोस्तों वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी कि पशुओं का प्रयोग करते थे दूर जाने के लिए। ठीक है, काफी अगर दूर यात्रा करना हो तो वे पशुओं का प्रयोग करते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे। उस समय बिल्कुल भी साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन ये सब नहीं बने थे, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक नहीं थे, विज्ञान को जानने वाले जो लोग थे वो नहीं थे। बात है समझ में। हो सकता है कि उस समय लोग होंगे शोध करने वाले होंगे व्यक्ति, शोध करने वाले वैज्ञानिक होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर चुके होंगे। आगे जो नया वैज्ञानिक आए होंगे वो दोस्तों क्या किए हैं, वो पिछले संशोधन के माध्यम से, पिछले शोध के माध्यम से अपना दिमाग लगाकर, अपना मेहनत दोस्तों उसमें लगाकर, परिश्रम करके, अपना दोस्तों उसमें बुद्धिमत्ता लगाकर उसने क्या किया, उसने दोस्तों एक नया खोज करके एक स्वरूप दोस्तों बना डाला। ठीक है, अगर हम बात करें एडिसन का, तो आप सभी जानते हैं कि एडिसन दोस्तों जब बल्ब का आविष्कार किए थे तो उनका कोई एक दिन का दोस्तों ये दिन नहीं था। बल्ब बनना कोई एक दिन की देन बिल्कुल भी नहीं थी। बल्ब को बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग चुके थे, और इसके पीछे भी कई वैज्ञानिकों ने काम किया था बल्ब बनाने में। ठीक है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने में। बातों को आप ध्यान से समझना। लेकिन दोस्तों कई वैज्ञानिकों के प्रयास करने के बावजूद भी, कई वैज्ञानिकों के शोध और निरंतर प्रयास के बावजूद भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दोस्तों जो प्रकाश है वो उत्पन्न नहीं कर पाया था। लेकिन एडिसन ने अपने शोध के आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आखिरकार अंत में दोस्तों उन्होंने प्रकाश उत्पन्न कर ही दिया, जो आज आप देख पा रहे हैं घरों में। आज अगर हमारा घर रोशनी से उजाला है, आज हमारा घर अगर दोस्तों रात में भी अगर दिन का मजा दे रहा है, दिन के जैसा स्वरूप है दोस्तों प्रदान कर रहा है, तो वो दोस्तों किसका देन है, तो एडिसन का, एडिसन द्वारा बनाए गए बल्ब का। क्योंकि बल्ब ना हो तो हम बिल्कुल भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। बात है समझ में। तो ये भी किसका देन है, तो विज्ञान का ही देन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
बोला गया है, यह हम सब भली भांति जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही क्या है दोस्तों? आविष्कार की जननी है। दोस्तों जो एडिसन थे उनको आवश्यकता पड़ी होगी प्रकाश उत्पन्न करने की, ठीक है। जो पहले के प्राचीन काल के लोग हुआ करते थे या फिर मध्यकाल के जो लोग हुआ करते थे, वो दोस्तों क्या करते थे? वो दोस्तों प्रकाश के लिए दीपक जलाते थे, लालटेन जलाते थे, या फिर दोस्तों लकड़ी में गुद्दी बहान कर वो आग जलाते थे, ताकि क्या हो सके? ताकि दोस्तों घरों में रोशनी हो सके, महलों में रोशनी हो सके। जो राजा होते थे, जो महाराजा होते थे, वो अपने घरों में दीपक जलाकर, लकड़ी में गुद्दी बहान कर और उसमें आग लगाकर दोस्तों वो महलों में रोशनी उत्पन्न किया करते थे। तो यहाँ पर बाबू कोई मनुष्य जन्म लिया होगा, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में आया होगा जिसे ये लगा होगा कि हम कोई ऐसा चीज बना सकते हैं जिससे कि प्रकाश उत्पन्न हो सके, हम कोई ऐसा उपकरण बना सकते हैं, ऐसी वस्तु बना सकते हैं जो प्रकाश पैदा कर सकता हो। तो दोस्तों यहाँ पर पड़ी आवश्यकता किसकी? तो प्रकाश की, यानी कि रोशनी की। रोशनी की आवश्यकता पड़ी। जिसके पास पैसा होता था उसके घर में दोस्तों प्रकाश होता था, यानी कि उसी के घर में दोस्तों दीपक होता था, जलाने के लिए बाती होते थे, जलाने के लिए किरोसिन तेल होता था। और जिस गरीब के पास पैसा नहीं होता था उसके पास दोस्तों रोशनी करने के लिए किरोसिन तेल भी नहीं होता था। तो वो रोशनी कैसे करें बताइए? नहीं कर पाता था, तो उसका जो जीवन व्यतीत हो रहा था रात में, वो अंधेरे में व्यतीत हो रहा था। बताया समझ में? पूरा का पूरा बाबू रोशनी की अनुपस्थिति में हमारा पूरा का पूरा जो देश था, पूरा का पूरा जो दुनिया था, वो रोशनी की अनुपस्थिति में दोस्तों अंधकारमय था। एक तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब रात होता था ना, जब रात का समय आता था तो पूरा का पूरा जो संसार है, पूरा का पूरा जो दुनिया है, वो काला दिखाई देता था, जंगल की तरह। कैसा? तो दोस्तों जंगल की तरह, अंतरिक्ष की तरह, कहीं पर भी रोशनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। क्योंकि रोशनी दोस्तों दिखाई कहां पर देता था? तो बाबू घरों में, जो लोग घर में रहते थे, जो बाबू घर में काम करते थे, वही लोग अपने घरों में रोशनी उत्पन्न करते थे। तो किसी को लगा होगा कि नहीं, रोशनी उत्पन्न करने वाला कोई वस्तु बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? हम हर जगह रोशनी लगा सकते हैं, रोशनी फैला सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आवश्यकता पड़ी किसकी? तो दोस्तों रोशनी की। तो रोशनी की आवश्यकता पड़ने के कारण रोशनी का आविष्कार हुआ, यानी कि बल्ब का आविष्कार हुआ। और आविष्कार के दोस्तों जो कारण है वो क्या है? तो दोस्तों आवश्यकता। और यहाँ पर जो आविष्कार हुआ है वो किसके देन के कारण हुआ है? तो विज्ञान के देन के कारण। विज्ञान ना हो तो बिल्कुल भी बल्ब नहीं जल सकता है, बल्ब बिल्कुल भी रोशनी उत्पन्न नहीं कर सकता है। विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है कौन? तो दोस्तों बल्ब। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, ठीक है, बात करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, तो दोस्तों अगर छोटा दूरी तय करना हो तो दूरी तय हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, आदमी बोलते बतियाते चलते रास्ता कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लंबी यात्रा करना हो, एक देश से दूसरे देश जाना हो या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उतना दूर हम नहीं चल पाएंगे। बिना साधन के कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरा राज्य जा सकता है बाबू? एक देश से दूसरा देश जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो पशु का भी इस्तेमाल करेगा तो आगे चलकर वो पशु मर सकता है, अपना जान दोस्तों गवा सकता है। क्योंकि एक पशु भी क्या है? एक जीवन है, उसका भी जीव है। वो चलेगा तो कितना चलेगा? आगे जाकर वो थक सकता है, फिर उसको खाना देना पड़ेगा, फिर वो आगे जाएगा, काफी लंबा समय लग सकता है, समय काफी लंबा लग सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के मन में यह विचार आया होगा कि क्यों ना हम एक ऐसा चीज बना दें, क्यों ना हम कोई ऐसा उपकरण बना दें जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सके और कम समय में पहुंचा भी सके, उसकी गति भी तेज हो सके। तो दोस्तों जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के बाबू मस्तिष्क में यह सवाल आया था, उसने क्या किया? उस पर शोध करना शुरू कर दिया, उस पर विचार करना शुरू कर दिया, उस पर खोज करना शुरू कर दिया। और अंततः दोस्तों उसके प्रयास, उसके परिश्रम और उसके शोध के कारण दोस्तों एक नया उपकरण बन चुका। कौन? तो बाबू साइकिल। साइकिल का निर्माण हुआ। शुरू साइकिल ही बना था, याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम साइकिल का निर्माण हुआ था, ठीक है। साइकिल को बनाने वाले थे मैकमिलन और साइकिल के जो टायर है उसको बनाने वाले थे डनलप। तो दोस्तों जब साइकिल का आविष्कार हुआ था ना फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे लोग खुश थे, गांव के हो शहर के हो, बहुत ही लोग खुश थे। लोगों
लोगों की खुशी दोस्तों साइकिल में बहुत ही ज़्यादा थी। लोगों की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था, ठीक है। लेकिन साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। तो दोस्तों समय को कम करने के लिए और साथ ही लंबी दूरी तय करने के लिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा उपकरण बनाएं, क्यों ना हम कोई ऐसा क्यों वो सोचे होंगे वैज्ञानिक कि क्यों ना हम कोई ऐसा चीज बना दें जो कम समय में अधिक दूरी तय कर सके और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके बिना किसी परिश्रम के, ठीक है। तो उन्होंने मोटर का प्रयोग करके एक गाड़ी बना डाली जिसे हम मोटर गाड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइम साइकिल के बाद दुचकवा मोटरसाइकिल बना था। जब दुचकवा मोटरसाइकिल बना था तो लोग बिना पैरों का परिश्रम किए अर्थात बिना पैडल मारे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते थे कम समय में ही, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तय कर पाते थे कम समय में ही, बिना किसी परिश्रम के बैठे बैठे ही वो पहुंच जाते थे। अब समस्या यहां पर ये आई कि ठीक है अगर एक मोटरसाइकिल है और उस पर बैठने वाला जो व्यक्ति है, बात को समझना, एक मोटरसाइकिल है और उस पर बैठने वाले जो यात्री हैं वो दोस्तों है 2-3, ठीक है। 2 या 3 से ज़्यादा यात्री बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते हैं ड्राइवर को लेकर, बात आया समझ में। तो अब वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा चीज़ बना दे, क्यों ना हम कोई ऐसा उपकरण बना दे जिसमें यात्री भी ज़्यादा अट सके और वो गति में भी ज़्यादा स्पीड से हो, ठीक है, उसकी गति भी काफ़ी तेज हो और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में ही ले जा सके। तो दोस्तों उनके इसी शोध के कारण, उनके इसी आवश्यकता के कारण क्या बना, तो दोस्तों 4 चक्का वाला गाड़ी बना, ठीक है, कार बना। फिर इसी प्रकार से दोस्तों कार के बाद बस बना, काफी मतलब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बस बना। फिर वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा उपकरण बना दे जो धरती पर चलने के साथ साथ आसमान में भी चले, ठीक है, धरती पर चलने के साथ साथ आसमान में भी चले। तो दोस्तों उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार कर डाला, हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर डाला, रॉकेट का आविष्कार कर डाला। रॉकेट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सभी दोस्तों जो आप उपकरण देख रहे हैं ये सब आवश्यकता के कारण ही बने हैं। आवश्यकता पड़ी तो दोस्तों इनका निर्माण हुआ है और इनका निर्माण हुआ है किसके कारण, तो दोस्तों विज्ञान के कारण ही इन उपकरणों का निर्माण हो पाया, इन उपकरणों का अस्तित्व मिल पाया। बात है समझ में, जहां जहां पर आवश्यकता पड़ी वहां वहां पर आविष्कार हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर पानी वाले जहाज का, तो आप सभी जानते हैं कि नाव की खोज हो चुकी थी। नाव जो था वो दोस्तों हमारे राम के समय से ही था, जो राजा राम थे, राजा राम के समय से ही नाव था। लेकिन अगर हम बात करें बोट का, जहाज का, स्टीमर का, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं थे। तो वैज्ञानिकों ने दोस्तों वहां पर भी अपने शोध से, अपने परिश्रम से, अपने दोस्तों काफी बुद्धिमत्ता के आधार पर उन्होंने एक नया उपकरण बना डाला जो कि समुद्र में भी चल सकता है, समुद्र में भी लंबी दूरी तय कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बाधा के। ठीक है, जब जहाज समुद्र में उतरता है तो दोस्तों उस जहाज का ना कोई मछली बाका कर पाती है, ना कोई मछली उसे नुकसान पहुंचा पाती है, ना ही समुद्र की लहरें उसे नुकसान पहुंचा पाती है। आज का हमारा जो जहाज है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है। बात समझ रहे हैं, आज का हमारा जो जहाज है दोस्तों वो इतना एडवांस हो चुका है कि अगर लंबा से लंबा लहर भी हो समुद्र में उठने वाला, सुनामी भी हो समुद्र में उठने वाला, तो उससे बिल्कुल भी जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात है समझ में, जहाज सुरक्षित पूर्वक क्या कर सकता है, समुद्र को पार कर सकता है और जहां पहुंचना है वहां पर वो जा सकता है। बात है समझ में, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसकी सूचना तुरंत ही जो नेवी है, नेवी के जो ऑफिसर है या फिर बंदरगाह पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको मिल जाएगी और वो क्या करेंगे, वहां पर पहुंचकर उस जहाज की रक्षा कर देंगे। तो ये सारे खोज हुए हैं किसके कारण, तो दोस्तों विज्ञान के कारण ही। कोई किसी व्यक्ति के मन में ये सवाल आया होगा कि क्यों ना हम कोई ऐसा उपकरण बना दे जिसकी सहायता से लोग दूर बैठे भी एक दूसरे के संपर्क में आ सके, दूर बैठे भी एक दूसरे से बात कर सके। देखिए अगर लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पास है, तब तो बात कर सकते हैं, तब तो एक दूसरे से अपने विचारों को,
को, अपने भावों को बाबू वो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब यही व्यक्ति दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाएंगे, तो अपने बातों को, अपने विचारों को कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे वो एक दूसरे से अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को सोचकर उन्होंने एक उपकरण बनाया। किसने? तो ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने दोस्तों एक टेलीफोन का निर्माण किया और उस टेलीफोन के निर्माण हो जाने के बाद अब लोग दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर पाने में सक्षम हो गए। उनसे बात करने के लिए दोस्तों वो समर्थवान हो गए। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ भी दोस्तों आवश्यकता के कारण ही वस्तु का निर्माण हुआ, आवश्यकता के कारण ही विज्ञान से जुड़े हुए जो उपकरण है उनका निर्माण हो पाया। तो जितने भी दोस्तों आप वैज्ञानिक उपकरण वाले वस्तुएं देख रहे हैं, ये सब आवश्यकता पड़ने पर ही बनाए गए हैं और इनको बनाने में दोस्तों एक दिन नहीं लगा है, लेकिन एक दिन ये बन गए हैं। इनको बनाने में कई वर्ष लगे हैं। कितने वैज्ञानिकों का परिश्रम है, कितने वैज्ञानिकों का दोस्तों दिन रात का उनका मेहनत है, उनका दोस्तों ज्ञान है, तब जाकर दोस्तों ये सभी के सभी मशीनें आज हम देख पा रहे हैं। इनका दोस्तों स्वरूप आज इस दुनिया में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है वह नए नए आविष्कार करता जा रहा है। जैसे जैसे मनुष्यों की आवश्यकता बढ़ रही है, जैसे जैसे मनुष्यों की जो बाबू इंटरेस्ट है किसी चीज़ को आविष्कार करने में, वैसे वैसे जो आविष्कार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक और आपको यदि एग्जाम्पल दें तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा फोटो कैमरा का। ठीक है, देखिए पहले तस्वीर बनता था पेंटर की सहायता से, आपका हो, आपके घर का हो, आपके परिवार का हो, भगवान का हो, तो उसके लिए पेंटर होते थे। पेंटर क्या करते थे? पेंटर दोस्तों पेंट की सहायता से, ब्रश की सहायता से वो पेंटिंग करते थे। राजा भी अपना पेंटिंग करवाते थे। ठीक है, अपने चेहरा का पेंटिंग करवाते थे। जो उनकी छवि होती थी ना, वो छवि बनती थी किसकी सहायता से? तो पेंटरों की सहायता से। जो कलाकार पहले के ज़माना में, ठीक है, जब पहले के ज़माना में जो कलाकार राजा का सुंदर सा चेहरा बनाता था, राजा का हूबहू सुंदर सा छवि बना देता था, राजा उन्हें बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार देते थे, बहुत ही ज़्यादा उसे धन देते थे और उस छवि को राजमहल में लगाया जाता था और उससे पता चलता था कि हाँ राजमहल का ये राजा है और ये राजमहल का ये राजा है और ये 6वीं पीढ़ी या फिर 5वीं पीढ़ी का राजा है। बात है समझ में? ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों लेकिन आज के समय में क्या हुआ? आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा उपकरण बनाएं जो कम समय में ही छवि उतार सके, छवि बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, छवि बनाने के लिए पेंट की आवश्यकता ना पड़े, ब्रश की आवश्यकता ना पड़े, बड़े कागज की आवश्यकता ना पड़े और ज़्यादा समय की आवश्यकता ना पड़े, ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता ना पड़े। हम कोई ऐसा वस्तु बना देते हैं जो कम समय में ही वस्तु जो बाबू कम समय में ही किसी चीज़ का छवि उतार सके। ठीक है, किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर सके, उसे कैप्चर कर सके, उसे वो बांध सके। बात है समझ में? तो उन्होंने बना डाला क्या? तो कैमरा। उन्होंने कैमरा बना डाला किसके कारण? तो दोस्तों आवश्यकता के कारण। आवश्यकता पड़ने पर वैज्ञानिकों ने कैमरा बना डाला और कैमरा के आविष्कार हो जाने से आप सभी को पता है कि कैमरा क्या करता है। कैमरा दोस्तों तुरंत ही फोटो को कैप्चर कर लेता है, फोटो को दोस्तों वो पकड़ लेता है। अगर आप आसमान का खींचे, घर का खींचे, अपना खींचे या किसी जीव जंतु का खींचे या बाबू अपने गर्लफ्रेंड का खींचे, किसी का भी अगर आप फोटो खींचिएगा तो तुरंत उसका फोटो दोस्तों कैमरा में आ जाएगा, उसकी छवि तुरंत बन जाएगी। अगर आप सोचिएगा निकलवाने के लिए भी तो तुरंत दोस्तों उसकी छवि निकल भी जाएगी, वो भी पूरा कलरफुल, और ऐसा निकलेगा कि जो बाबू बाद में खराब भी नहीं हो सकता, बाद में वो खराब भी नहीं होगा, फटेगा भी नहीं, इतना मोटा दोस्तों वो निकलेगा, मोटा काट से वो निकलेगा। लेकिन पहले के जो पेंटर होते थे वो क्या करते थे? वो बाबू जब पेंटिंग करके छवि बनाते थे तो वो काफ़ी कमज़ोर होता था, काफ़ी दोस्तों वो समझ सकते हैं दुर्बल होता था, यानी कि मिटकने का डर था और साथ ही उसकी छवि पर अगर पानी पड़ जाती, पेंटरों के जो छवि होते थे उन पर अगर पानी पड़ जाए तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सब आवश्यकता के कारण ही बनाए गए हैं। ठीक है, टोटल चीज़ यहाँ पर आगे देख सकते हैं बोला गया है बाबू, प्राचीन काल में असंभव समझे, यहाँ पर समझना कहा गया है प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों कार्यों को विज्ञान ने आज संभव कर दिखाया है। बाबू अगर यदि आप आज से 200 साल पहले के मनुष्यों से पूछिएगा कि क्या कोई उपकरण हवा में उड़ सकता है,
आज से 200 साल पहले या फिर 100 साल पहले, 200 साल लीजिए ना जी, आज से 200 साल या 300 साल पहले के मनुष्यों से यदि आप कहें कि हम हवा में उड़ सकते हैं तो वो विश्वास करेंगे? आप उनसे कहें कि हम दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, तो क्या वे विश्वास करेंगे? अगर आप कहें कि दूर बैठे व्यक्ति को हम तो यहीं पर देख सकते हैं, ठीक है, हम यहीं पर उन्हें देख सकते हैं, उन्हें लाइव देख सकते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में है, हम पूरा का पूरा देख सकते हैं। अगर हम अमेरिका नहीं गए, हम लंदन नहीं गए, तो हम अमेरिका और लंदन को यहीं पर देख सकते हैं, यहीं से हम देख सकते हैं। तो क्या वहाँ के जो लोग थे, उस समय के जो लोग थे, वो विश्वास करते? नहीं करते। उनके लिए यह सपना लगता है, उनके लिए दोस्तों बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगता, भ्रम लगता। वो ये मानते कि ये पगला गया है। लेकिन सच पूछिए दोस्तों, जो पागल है उन्होंने ही इतिहास बदला है, पागलों ने ही इतिहास बदला है, पागलों ने ही इतिहास को रचा है और इस दुनिया को आधुनिकी में लेकर आया है। इस दुनिया के जो स्वरूप है उसको उन्होंने बदल डाला है। ठीक है, तो पहले के जो भी असंभव कार्य थे, जो होने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, वो आज हो चुके हैं, वो आज दोस्तों वास्तव में निर्मित हो चुके हैं। ठीक है, असंभव कार्य आज संभव हो चुके हैं, नामुमकिन कार्य पहले के आज बाबू मुमकिन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर है, छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की ही देन है। आगे चलकर कई ऐसे आविष्कार भी होने लगे हैं जिन पर हो सकता है अभी हमको विश्वास ना हो, यानी कि अभी हम जिस युग में जी रहे हैं और आगे जो भी आविष्कार किया जा रहा है, अगर उसके बारे में वैज्ञानिक हमें बताएं, हमें दोस्तों उसके बारे में परिचित कराएं, तो हो सकता है कि हमें उस पर विश्वास ना करें। ठीक है, देखिए चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, मुर्दों को हम क्या करेंगे, जिंदा करेंगे। तो क्या आज हम विश्वास कर पाएंगे इस चीज को? बताइए। अगर हम आपसे कहें कि मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है तो आप हंसिएगा, आप कहिएगा कि अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है, वो कभी भी चल नहीं सकता है, कभी भी उसमें कोई हरकत नहीं हो सकती है। चाइना वाले या जापान वाले दोस्तों बोल रहे हैं कि हम एक दिन ऐसा उपकरण बना देंगे जो सूरज के ना होने पर भी रोशनी देगा। अगर सूरज खत्म हो जाए तो सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी वो उपकरण क्या करेगा कि कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक इस संसार को उजाला में रखेगा, इस संसार को रोशनी में रखेगा। तो आप विश्वास कर पाइएगा? तो नहीं। आप कहिएगा कि सूरज जितना बड़ा कोई उपकरण बन ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज के अंदर 1000 पृथ्वी समा सकती है, 1000 पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है। तो फिर पृथ्वी के अंदर ही कोई ऐसा उपकरण कैसे बन सकता है जो सूरज जितना रोशनी दे? सोचने वाली बात है। आप विश्वास नहीं करिएगा, आप क्या, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जब हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हम लोगों की पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हो सकता है कि दोस्तों वो क्या करें, जो चाइना वाले हैं, जो जापान वाले हैं, या फिर जो वैज्ञानिक है, वो क्या करें कि आने वाले समय में आज से 200 साल बाद या 300 साल बाद या 500 साल बाद हो सके कि बाबू ऐसा उपकरण बन जाए। कौन जानता है, हो सकता है कि ऐसा उपकरण बन जाए। अरे पूरे संसार को रोशनी नहीं देगा, किसी एक देश को रोशनी देगा। जिस देश के उपकरण है, जिस देश का उपकरण है उसी देश को रोशनी देगा। हो सकता है किसी एक राज्य को रोशनी देगा। एक राज्य को बाबू रोशनी करना, एक राज्य को प्रकाश में रखना कम बात लगा रहे हैं आप। एक राज्य बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, एक राज्य बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। अगर वो पूरा का पूरा बाबू, एक राज्य जब बड़ा क्षेत्र होता है तो पूरा का पूरा जब राज्य सूर्य की अनुपस्थिति में रोशनी में हो रहा है, रोशनी उसे मिल रही है, ठीक है, प्रकाशित हो पा रहा है, तो ये कोई छोटा मोटा खेल बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई सामान्य चीज बिल्कुल भी नहीं है। बात आए समझ में? तो बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं जिसकी कल्पना हम अभी नहीं कर सकते हैं, हम उसके बारे में अभी जान नहीं सकते हैं, या फिर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है बाबू आगे, विज्ञान ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सरल, सुखद और सुविधाजनक बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणामों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या विज्ञान सच में एक वरदान है या यह एक अभिशाप बनता जा रहा है। तो कैसे तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे है विज्ञान एक वरदान। हम इसमें विज्ञान को वरदान के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस शांति से समझने का
प्रयास कीजिएगा। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को दोस्तों समझा रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कहा गया है विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। मैंने जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया, पहला है बी, दूसरा है ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष या फिर विस्तृत, ज्ञान का अर्थ होता है जानना या फिर जानकारी या फिर अनुमान। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता चुका है कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आगे कहा गया है इस प्रकार किसी विशेष को जानना है, किसी विशेष को जानना ही क्या कहलाता है, तो विज्ञान। अर्थात किसी चीज से जुड़े हुए विशेष जानकारी को ही, किसी चीज से जुड़े हुए विस्तृत जानकारी को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान ने आज हमारे जीवन को बदल करके रख दिया है, मनुष्य जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है बाबू। विज्ञान के कारण ही हम फोन से बात कर पाते हैं, हम मोबाइल में वीडियो देख पाते हैं, मोबाइल से हम गाना सुन पाते हैं, डीजे में हम नाच पाते हैं, डीजे की सहायता से हम नाच पाते हैं। काफ़ी बाबू हमें काफ़ी दोस्तों हमें बड़ा साउंड में हमें ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, उच्च वॉल्यूम में, उच्च आवाज़ में हम क्या कर पाते हैं कि हम ध्वनि को सुन पाते हैं। किसके कारण, तो विज्ञान के कारण ही। विज्ञान के कारण ही दोस्तों दूर देशों में घटित होने वाले घटनाओं को हम जान पाते हैं, या फिर दूर क्षेत्रों में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम जान पाते हैं बाबू। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमें सूचना मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे देश में कौन सी घटना घटित हुई है और कौन सी घटना घटित नहीं हुई है। बात आए समझ में। तो इससे क्या हुआ है दोस्तों, इससे हमारा जो जीवन है वो बदल चुका है। ठीक है, मोबाइल में ही आपको हर चीज़ देखने को मिलता है। मोबाइल में ही दोस्तों आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मोबाइल में आप वीडियो भी देख सकते हैं, मोबाइल में ही आप गाना भी सुन सकते हैं, मोबाइल में ही आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। मोबाइल से ही दोस्तों आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं, उसके छवि को देख भी सकते हैं, और साथ ही दोस्तों आप मोबाइल से पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत सारे फीचर हैं एक ही चीज़ में, वहाँ पर दोस्तों हर चीज़ आपको मिल जाएगा। एक मोबाइल में ही हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगा। बस आपको पूछना है कि ये कैसे होगा, सारा जानकारी आपको मोबाइल दे देगा, सारा जो जानकारी है वो आपको कंप्यूटर दे देगा। ठीक है, तो एक ही चीज़ में सारा चीज़ होना ये बिल्कुल भी दोस्तों पहले के ज़माना में असंभव था। पहले के जो लोग थे, पहले के जो नागरिक थे, वो ये मानते होंगे कि एक ही चीज़ में, एक छोटे से चीज़ में सारा चीज़ बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। अगर हमें किसी चीज़ का कैलकुलेट करना है, जोड़ना घटाना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें समय देखना है तो उसके लिए हमें घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, अलग से घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें गाना सुनना है तो उसके लिए हमें अलग से म्यूजिक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें वीडियो देखना है तो इसके लिए हमें वीडियो को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्दा को लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले के लोग पर्दा लगाकर बाबू क्या करते थे, पर्दा लगाकर वीडियो देखते थे। ठीक है, लेंस के माध्यम से। और वो भी नहीं होता था तो जो मतलब होती थी ना रानी, सब नहीं नाचने वाली जो होती है ना, राजघराने में जो नाचने वाली होती है, वो सब नाचती थी और राजाओं के मन को बहलाती थी। बातें हमें समझ में। जो बाबू हरम में, जो भी मुगल हरम में जो होती थी नाचने वाली, वो सब क्या करती थी, नाच करके कोठा पर नाच के वो राजा महाराजाओं के बाबू मन को संतुष्ट करती थी, उनको आनंद प्रदान करती थी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जो अमीर घराने के व्यक्ति होते थे वो भी कोठा पर जाते थे नाच देखने के लिए। लेकिन जब से बाबू मोबाइल आया तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। आज हमारे भारत की बहुत सारी लड़कियाँ रील बनाकर और अश्लील कपड़ा पहनकर क्या करती है, नाचे प्रदर्शित करती है मोबाइल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर नहीं, यहाँ पर हम बात करें टिकटॉक ना, टिकटॉक के माध्यम से दोस्तों क्या करती है, वो अपने अंग का प्रदर्शन करती है। अरे पहले के भी जमाना में जो नाचती थी ना, मुजरा करने वाली जो स्त्रियां होती थी, वो भी अपने तन पर पूरा कपड़ा दोस्तों रख कर नाचती थी, पूरे शरीर पर कपड़ा डालकर ही वो नाचती थी और लोगों को आनंद प्रदान करती थी। उसको नृत्य कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नृत्य कला। वो अपने नृत्य से, अपने नाचन से, अपने बाबू अपने नृत्य से, अपने गायन प्रक्रिया से, अपने नृत्य प्रक्रिया से आने वाले लोगों को प्रसन्न करती थी। लेकिन आज की जो बेटी है, आज की जो युवा वर्ग के जो महिलाएं हैं, वो बाबू अपने इज्जत को बिल्कुल भी देख नहीं रही है, अपने प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी नहीं देख रही है, और कुछ पैसों के लिए अपना सम्मान भी बेच दे रही हैं। छोटा छोटा कपड़ा पहनकर मोबाइल के सामने नाचना, लोगों को दिखाना, लोगों में अपने ही शरीर का अंग प्रदर्शन करना, ये कोई हमारे देश की महानता नहीं है, हमारे देश का संस्कार नहीं है।
हमारे इस देश में साड़ी खींचने पर, केवल साड़ी खींचने पर दोस्तों महाभारत हो गया था। आप सभी को पता है कि जब द्रौपदी का भारी सभा में साड़ी खींचा गया था तो दोस्तों हमारे देश में महाभारत हो गया था, कितने लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आज के डेट में, आज के इस वर्तमान युग में हमारे भारत देश की जो बेटियां हैं, हमारे भारत देश की जो पुत्री हैं, वो मुजरा करके, डांस करके वो क्या कर रही है, अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, अगर आपको नचना है, आपके पास नाचने की कला है, नृत्य कला आपके पास है, तो आप बिना अंग प्रदर्शन किए भी, बिना अंग अपना दिखाए भी, अपने अंगों का बिना प्रदर्शन किए भी आप क्या कर सकते हैं, अपने नृत्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर कोई प्रतिभा है, तो वो प्रतिभा दोस्तों लोगों को जरूर पसंद आएगा। लड़कियों का इज्जत ही उसका सब कुछ होता है। पूरा का पूरा दोस्तों गहना लड़की का होता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो गहना है वो लड़की का इज्जत होता है, ठीक है। बात को समझना ध्यान से। अगर बताने में हमसे कोई दिक्कत हो रही है तो बाबू इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा गहना जेवर पूरे दुनिया दोस्तों उसका अपना जो इज्जत है वो होता है, ठीक है। लेकिन आज की जो युवा वर्ग की जो लड़कियां हैं वो समझ नहीं रही है। उनको समझना चाहिए, ठीक है। उनको ये जानना चाहिए कि दुनिया चाहती है कि आप बिना वस्त्र के हो, दुनिया चाहती है कि आप बिना वस्त्र के ही नाचे, दुनिया चाहती है कि वो आपके अंगों को देखें। लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है इनको दिखाना? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, ये काल्पनिक दुनिया है। ये लाइक बढ़ना, व्यूज बढ़ना, या फिर लोगों द्वारा फॉलो करना, ये एक काल्पनिक दुनिया, हम कल्पना में जी रहे हैं। अगर आज हमारे साथ कोई घटना हो जाए, अगर आज आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपके फॉलोअर्स लाखों हो, तो कोई आपको उठाने तक नहीं जाएगा। बात है समझ में? काफ़ी अगर आप अच्छा प्रतिभा वाली हैं, सम्मानजनक महिला हैं, आप समाज में अच्छा काम कर रही हैं, तो बाबू लाखों लोग आ सकते हैं, लाखों नहीं तो हजारों लोग आ सकते हैं आपकी मदद के लिए। लेकिन बिल्कुल भी आप समाज में अच्छा काम नहीं कर रही हैं, आप समाज में हीनता फैला रही हैं, समाज में अश्लीलता फैला रही हैं, समाज में बिल्कुल भी बाबू आप अच्छा काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में कोई लोग आपके पास नहीं आएगा। बात है समझ में? ये सब सोच समझकर बेटियों को चलना चाहिए। आज जो विज्ञान है और विज्ञान के कारण दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आज इस वैज्ञानिक युग में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो धरती से मंगल तक पहुँच गए हैं। जो विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर चुका है। वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की खोज कर लिया है और बहुत ज़्यादा दोस्तों वो प्रगतिशील हो चुका है। लेकिन आज भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो केवल प्यार मोहब्बत में ही रहकर अपना जीवन खत्म कर ले रही है, ठीक है। आजकल की लड़की क्या है, मैट्रिक एग्जाम दे रही है या फिर 8-9 क्लास में पढ़ रही है, तभी उसको प्यार हो जा रहा है। इंटर में जा रही है तभी उसको प्यार हो जा रहा है। उसी में उसका 5 साल 10 साल जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो 5 साल 10 साल जो आप प्यार में ख़त्म कर रहे हैं, आई लव यू, बाबू, सोना, जानू, चैटिंग में या फिर वीडियो कॉल में अपना अंग प्रदर्शन करने में जो आप ये समय गंवा रहे हैं, अगर यही समय आप पढ़ने में लगाएं, अगर यही समय आप किसी चीज़ को जानने में लगाएं, अपने आप को काफ़ी सशक्त बनाने में लगाएं, किसी चीज़ को खोज करने में लगाएं, तो सोचिए समाज का कितना कल्याण होगा। दोस्तों आज जितने भी खोज हुए हैं, इन सभी के खोज के पीछे दोस्तों किसी न किसी मनुष्य का ही हाथ है। अगर वो मनुष्य भी गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहता, बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहता या फिर वासना के चक्कर में रहता, तो क्या आज हम वैज्ञानिक युग में आ पाते? हम आज वैज्ञानिक उपकरणों का आनंद ले पाते हैं? आज हमारा जो दुनिया है वो इतना एडवांस हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ये सब देखकर भी समझना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। हम यहाँ पर केवल ये चीज़ पाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। हमारा इस संसार में जो जन्म हुआ है वो केवल इन्हीं सभी चीज़ों के लिए नहीं हुआ है कि हम मोबाइल से बात करें, मोबाइल पर हम चैटिंग करें या फिर मोबाइल में हम रील्स देखें। केवल अपने समय के दुरुपयोग के लिए ही हम इस संसार में नहीं आए हैं, बल्कि अपने समय के सदुपयोग के लिए आए हैं, इस समाज के कल्याण के लिए आए हैं। अगर समाज का कल्याण ना करें तो कम से कम आप खुद का कल्याण कर ले, आप अपने आप को सशक्त बना ले, ताकि आपके साथ कोई बुरा ना कर सके। और साथ ही जब आप सशक्त बन जाइएगा तो आप किसी के साथ बुरा ना कीजिएगा, समाज के कल्याण के लिए ही यहाँ पे काम कीजिएगा। वैज्ञानिक नहीं बन सकते तो कम से कम एक अच्छा नागरिक बनने का जरूर प्रयास करें, एक अच्छा व्यक्ति बनने का जरूर प्रयास करें। बात आया समझ में? तो जब तक देखिए, जब तक जो बच्चे हैं, जब तक जो आज के युवा वर्ग के जो लड़के एवं लड़कियां हैं वो अपने समय के महत्व को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो
सकता है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर कोई ना कोई प्रतिभा दिया होता है। हर व्यक्ति के अंदर ही जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो कोई ना कोई प्रतिभा जरूर दे देते हैं। आपको उस प्रतिभा को ढूंढना है, उस प्रतिभा के बारे में आपको पता लगाना है। अगर आप इस समय रहते उस प्रतिभा को ढूंढ नहीं पाते, अपने प्रतिभा को नहीं पहचान पाते, तो आगे चलकर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रतिभा से आपको पहचान मिलेगा, उसी प्रतिभा से आपको इस समाज में, इस देश में आपको पहचान मिलेगा। और जब आपको अपना ही प्रतिभा पता नहीं है तो फिर मजदूर के भांति अपना जीवन व्यतीत करना पड़ जाएगा। जो लड़की होंगी वो क्या करेंगी, गृहिणी के भांति अपना जीवन व्यतीत करेंगी। ठीक है, समाज में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो ऐसा काम करें ताकि दुनिया को भी लगे कि हाँ आप दुनिया में आए हैं। जन्म लेना, जीवन काटना और अंत में मर जाना, ये कोई बिल्कुल भी जीना नहीं होता है। संसार में आए और कुछ ऐसा काम करें ताकि मरने के बाद भी लोग याद रखें, हमारा नाम सम्मानपूर्वक लिया जाए। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने जन्म लेकर इस संसार में एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन्हें आज भी हम उनके नाम को सम्मानपूर्वक बाबू लेते हैं। ठीक है, उनके नाम को सम्मान से लिया जाता है। पता है समझ में? तो आजकल के युवा वर्ग के लड़के एवं लड़कियों को समझना चाहिए। ठीक है, जितना तेजी से विज्ञान प्रगति कर रहा है, जितना तेजी से विज्ञान प्रगति कर रहा है, वैज्ञानिक जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जितना तेजी से हमारा वैज्ञानिक युग आगे की ओर अग्रसर होता जा रहा है, उतना ही स्पीड से हमें भी आगे चलना होगा, उतना ही स्पीड से हमें भी प्रगति करना होगा अपने जीवन में। तभी जाकर हम इस दुनिया के अनुकूल हो सकते हैं, हम इस दुनिया के स्पीड को पकड़ सकते हैं। अन्यथा हम इतने पीछे हो जाएंगे कि दोस्तों हमें कोई पूछेगा तक भी नहीं। बात है समझ में? बनने वाला मनुष्य वैज्ञानिक बन गया, वो भी कैसा वैज्ञानिक है, एक नया खोज करने वाला वैज्ञानिक। ऐसा ना कि खोजा गया चीज को फिर से नया बनाना। ठीक है, देखिए हम लोग, मानिए ना बाबू, हम लोग बहुत खराब, बहुत ही मतलब हम लोग समझिए कि हमारा कोई संसार में पहचान है ही नहीं बिल्कुल भी। हम लोगों ने क्या किया इस संसार में? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी हमने इस संसार में बदलाव किया ही नहीं। दोस्तों देखिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमसे देखिए, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बाबू हमसे पढ़ाने वाले आज, सॉरी बोल नहीं पा रहे बाबू, देखिए अगर आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आज से पहले भी हमसे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हुए होंगे आपको पढ़ाने वाले, या बच्चों को पढ़ाने वाले, शिष्यों को पढ़ाने वाले। बहुत से ऐसे ऐसे बाबू गुरु हुए होंगे आज से पहले। और जब हम मर जाएंगे, चाहे आज हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, मर जाएंगे क्या, हमारे साथ भी अभी भी ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो बच्चों को अच्छा ज्ञान देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई अच्छा खोज कर रहे हैं, कोई भी हम दुनिया से अलग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसा दुनिया काम कर रही है वैसा ही हम काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, लेकिन हमें ये लाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें दुनिया से अलग कोई काम करना चाहिए, कुछ ऐसा बदलाव करना चाहिए ताकि दुनिया में हमारी पहचान अलग हो सके। टीचर तो सभी है, लेकिन खान सर जैसा टीचर कोई नहीं है। ठीक है, खान सर ने जब टीचर के फील्ड में कदम रखा, ठीक है, जब उन्होंने बाबू शिक्षा जगत में अपना पैर रखा तो पूरे शिक्षा जगत के स्वरूप को ही बदल के रख दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा में कितना ज़्यादा पावर होता है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर थे, जो बच्चे पढ़ने में दुर्बल थे, जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते थे, जिनको पढ़ाई पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो आज खान सर से इंस्पायर होकर पढ़ाई में इंटरेस्ट देने लगे हैं, पढ़ाई में ध्यान देने लगे हैं और शिक्षा के पावर को जानने लगे हैं कि शिक्षा का क्या पावर होता है। आप समझ सकते हैं कि खान सर के पास एक समय ऐसा था कि उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अभी चाहे तो कहीं पर भी वो घर खरीद सकते हैं। इस इंडिया के किसी भी क्षेत्र में अगर चाहे तो वो खरीद सकते हैं। इंडिया छोड़िए ना, इस पूरे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चाहे तो वो घर खरीद सकते हैं, सिवाय उसके कानून में ये होना चाहिए। बात है समझ में? तो ये होता है शिक्षा का पावर। ये तो हो गया, मान लीजिए ये तो हो गया पैसा का पावर। ठीक है, अगर वो कहीं पर खड़ा भी हो जाते हैं ना तो लोग उन्हें सम्मान देते हैं, सम्मानपूर्वक उनका नाम लिया जाता है, 50 गो का काफिला जुट जाता है जहां पर वो खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही दोस्तों हमें भी बनना चाहिए ताकि हमें भी लोग समाज में नाम ले, हमें भी सम्मान दे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें दोस्तों कुछ बदलाव लाना है, अपने से कुछ खोज करना है। हर एक इंसान के अंदर भगवान प्रतिभा दिए होते हैं, हमें उस प्रतिभा को पहचानना है। ठीक है,
देखिए आगे दोस्तों इसमें है, आज इंसान ने बैलगाड़ी से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा का सफर तय कर लिया है। यानी कि जब मनुष्य बाबू बैलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं था कि एरोप्लेन भी कोई चीज़ होती है, ट्रेन भी कोई चीज़ होती है, या फिर जो बस है वो भी कोई चीज़ होती है, रॉकेट भी कोई चीज़ होती है। जब उन्हें पता नहीं था तो वो क्या कर रहे थे, बैलगाड़ी से ही यात्रा कर रहे थे। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब हम बैलगाड़ी से कहाँ पर आ चुके हैं, बैलगाड़ी से दोस्तों हम एरोप्लेन तक आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं बाबू रॉकेट तक, आ चुके हैं हेलीकॉप्टर तक। हम लोग इतना ज़्यादा दोस्तों प्रगति कर लिए हैं कि हम पृथ्वी से बाहर निकलकर दूसरे ग्रह तक भी जा सकते हैं और गए भी हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इतना ज़्यादा प्रगति कर लिया है कि दोस्तों वो पृथ्वी के कक्षा को छोड़कर पृथ्वी वाले ग्रह से बाहर निकलकर, पृथ्वी ग्रह से बाहर निकलकर वो कहाँ पहुँच पाए हैं, तो दोस्तों दूसरे ग्रह पर पहुँच पाए हैं। चंद्र ग्रह हो गया, चंद्र ग्रह हो गया, या उपग्रह होता है चंद्रमा, ठीक ना, चंद्रमा हो गया या फिर मंगल हो गया, वहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा दोस्तों अपने मेहनत से उन्होंने बाबू एक इतिहास रच दिया। आगे है इसमें, विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। असीमित शक्ति, आज आपके पास असीमित शक्ति है। आज आपके पास असीमित शक्ति है दोस्तों, आज आपके पास असीमित शक्ति है। अगर आप चाहें ना तो बाबू एक ही समय में आप 50 लोगों से बात कर सकते हैं। एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, अलग अलग देशों में बैठे हैं, 50 लोगों से आप एक ही समय में आप बात कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपके पास शक्ति है। आपके पास इतना ज़्यादा शक्ति है दोस्तों कि आप चाहें तो बाबू एक ही क्षण में किसी का आप जान ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बंदूक का, अगर बंदूक से निकला गोली किसी को लग जाए तो एक ही क्षण में उसकी जान निकल सकती है। ठीक है, और आप उससे स्पर्श भी नहीं कीजिएगा, आप उसको छुइएगा भी नहीं, और दूर से ही उसकी जान चल जाएगी, दूर से ही आप उसको मार दीजिएगा। बात है समझ में, इतना ज़्यादा शक्ति है आपके पास। आपके पास शक्ति है विज्ञान के कारण क्या करने का, तो दूर की वस्तुओं को देखने का। दूरबीन दोस्तों, दूरबीन के कारण हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, जो वस्तुएं काफ़ी दूर है, अगर हम दूरबीन लगा लें तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उतनी शक्ति हमें विज्ञान के कारण मिली है। विज्ञान के कारण ही जो लोग मरने वाले हैं, ठीक है, जो लोग बीमार हो गए हैं या रोग से ग्रस्त हो गए हैं, तो आज विज्ञान के देन के कारण ही इन रोगियों को बचाया जा रहा है। अगर विज्ञान ना होता तो विज्ञान के कारण बिल्कुल भी ना एक्सरे बन पाते, ना दोस्तों MRI मशीन बन पाता, और ना ही दोस्तों एक से बढ़कर एक हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है उन अंगों का पता लगाने वाला मशीन बन पाता। बात है समझ में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें दवाइयों का, तो जो दवाई है वो भी विज्ञान के कारण ही बन पाया है। विज्ञान के कारण ही एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे दवाएं बन पाए हैं जिनकी सहायता से जो रोगी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर दवा ना बनता, अगर उपचार के संसाधन नहीं बनते, जो मशीनें हैं हमारे शरीर के अंदर के रोग का पता लगाने वाले, हमारे शरीर के अंगों की जांच करने वाले, अगर ये नहीं बने होते तो आज रोगियों की क्या स्थिति होती, आज कितने रोगी मर गए होते। तो आप समझ पा रहे हैं कि आज हमारे पास कितना ज़्यादा शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। शक्ति है हमारे पास जमीन से आसमान में उड़ने की, शक्ति है हमारे पास तो एक देश से दूसरे देश जाने की, ठीक है, समुद्र लांघ कर जाने की हमारे पास शक्ति है। बात आ रहा समझ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा दोस्तों शक्ति हमें मिला है किसके कारण, तो विज्ञान के कारण। आगे है गहरे से गहरे, यहाँ पर देख सकते हैं बाबू बोला गया है, आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की भांति आसमान में उड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गहरे से गहरे पानी में सांस ले सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है, बड़ा से बड़ा जो पर्वत है उसको भी लांघ सकता है, गहरे से गहरे पानी में सांस ले सकता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे उपकरण बना डाले हैं कि आप दोस्तों उस उपकरण की सहायता से समुद्र के बहुत ही गहराई तक आप जा सकते हैं, बहुत ही गहरे गर्त तक आप जा सकते हैं और आपको कुछ होगा भी नहीं, सांस लेने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना ज़्यादा खोज हमारे वैज्ञानिकों ने आज के इस युग में कर डाला है। बात है समझ में। अगर हम थोड़ा सा डुबकी लगाए पानी में तो हमारी सांसें अटकने लगेगी, हमारा मन अकबकाने लगेगा, लेकिन जाने वाले दोस्तों बहुत ही गहराई तक जा चुके हैं और वहाँ से लौट कर वो आए भी हैं। बात है समझ में। तो ये सब विज्ञान के कारण ही हो पाया है, ठीक है। आगे है यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू,
विज्ञान ने हमें अनेक उपहार दिए हैं, जैसे कि परिवहन के क्षेत्र में। तो परिवहन के क्षेत्र में यानी कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दोस्तों विज्ञान ने हमें उपहार दिया है रेल, बस, हवाई जहाज। इसी प्रकार से बात करें हम लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल का, तो इन सभी संसाधनों को दोस्तों हमें देने वाले कौन है? तो विज्ञान। ठीक है, अगर हम इन संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं तो विज्ञान के कारण ही कर पा रहे हैं। बिना विज्ञान के हवाई जहाज, बस, रेल या पानी वाला जहाज बिल्कुल भी बनाए नहीं जा सकते थे। ठीक है, बिल्कुल भी दोस्तों विज्ञान के कारण ये वस्तुएं चलाए नहीं जा सकते थे। विज्ञान के कारण ही रेल, बस, हवाई जहाज या फिर रॉकेट या हेलीकॉप्टर चल पाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान छिपा है, तभी जाकर इनका संचालन हो पाता है, ये चल पाते हैं। ठीक है, तो ये उपहार हमें मिले हैं परिवहन के क्षेत्र में, और इन सभी के उपयोग से, इन सभी की सहायता से हम काफ़ी लंबी दूरी तय कर पाते हैं। कम समय में ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं, और वो भी कोई एक व्यक्ति नहीं बाबू, एक बार में। ठीक है, जो रेल है दोस्तों, वो एक बार में क्या करता है? एक बार में वो 300-400 व्यक्तियों को अपने अंदर भर लेता है और उसे उनके आवश्यक स्थान तक छोड़ता है। ठीक है, जिसको जहां उतरना है वहां पर उसको वो उतारता है। तो सोच सकते हैं कि रेल में कितना ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, और ये शक्ति मिला है कहाँ से? तो विज्ञान से। उसी प्रकार से हम बात करें बास का। ठीक है, तो स्थानीय अगर दूरी तय करना हो, ठीक है, स्थानीय मतलब अपने राज्य के ही किसी शहर में जाना हो, अपने राज्य के ही बाबू किसी अगर शहर में जाना हो, नगर में जाना हो, तो बस का यूज किया जाता है। और बस के सहयोग से जो लोग होते हैं वो कम समय में ही लंबी दूरी तय कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ बता चुका है, जहाज़ के बारे में, हवाई जहाज़ के बारे में, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता चुका है। घरेलू क्षेत्र में बात करते हैं। ठीक है, देखिए बोला गया है विज्ञान की सहायता से हमारा घरेलू जीवन भी सुखमय हो गया है। दोस्तों आज के जो गृहिणी महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं? वो बिल्कुल भी मसाला पीसने के लिए सिलवट का यूज नहीं कर रही हैं, बल्कि दोस्तों वो मिक्सर का यूज कर रही हैं। मिक्सर में क्या कर रही हैं? मिक्सर में सारा जो मटेरियल है मसाला का वो डाल दे रही हैं, और बस ढक्कन लगाकर बटन टिप के, बस एक बटन टिपिए, मशीन कुछ समय में ही 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर में ही जो मसाला है वो पिसाकर रेडी। तो ये भी किसका देन है? तो ये भी दोस्तों विज्ञान का ही देन है। आप समझ पा रहे हैं आजकल की जो गृहिणी है उन्हें काफ़ी दोस्तों आराम मिल पा रहा है, किसके कारण? तो विज्ञान के कारण बनने वाले जो वैज्ञानिक उपकरण है उनके कारण। ठीक है बाबू, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें कपड़ा खींचने वाले मशीन का, तो बहुत सारे जो अमीर घर के लोग हैं वो अपने घर में कपड़ा खींचने वाले मशीन रखते हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं? बस उसमें कपड़ा डाल देती हैं और कपड़ा उसमें ऑटोमेटिक साफ हो जाता है, और बाद में कपड़ा निकाल कर धोकर पसार देती हैं। समय का बचत हुआ और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगा। बात है समझ में? ठीक इसी प्रकार से हम बात करें फ्रिज का, तो दोस्तों फ्रिज से क्या होता है कि खाना लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है, बिल्कुल भी बेकार नहीं होता, बिल्कुल भी वो खराब नहीं हो पाता है। किसके कारण? तो फ्रिज के कारण। तो फ्रिज भी बना है किसके कारण? तो दोस्तों विज्ञान के कारण ही, विज्ञान की ही देन है, जिससे हमें बाबू विज्ञान की ही देन है, जिसकी सहायता से हम फ्रिज को देख पा रहे हैं। ठीक है, पंखा की बात करें तो गर्मी के दिनों में हमें पंखा की याद आती है, कूलर की याद आती है, एसी की याद आती है गर्मी के दिनों में। तो दोस्तों अगर ये सब वस्तुएं ना होते घर में, ठीक है, ये उपकरण हमारे घर में ना होते, तो आज भी हमें बेने डोलाते, चाहे आप अमीर हो और चाहे गरीब हो। अमीर होते तो व्यक्ति से डोलवाते, आ गरीब होते तो खुदे डोलाता। गरीब है तो खुदे डोलाता और अमीर है तो दूसरा से डोलवाता, लेकिन डोलाता तो बेना में, दूसरा चीज ना डोलाता, क्या? तो बेना ही डोलाता। ठीक है, लेकिन आज दोस्तों विज्ञान के कारण हमें कूलर, एसी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बहुत ही आराम महसूस कराती है, बहुत ही आनंद प्रदान करती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो देख सकते हैं बोला गया है आज घरों में हीटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, स्कूटर आदि वस्तुएं आ गई हैं। ये सभी घर में रहती है क्योंकि ये सभी चीज़ें घर के आवश्यक वस्तुएं बन चुकी हैं। घरेलू कार्य के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक कार्य बन चुकी है। फ़ौरन अगर आपको कहीं पर जाना हो तो आप बाइक का यूज करते हैं, पूरे परिवार का जाना हो तो आप कार का यूज करते हैं, छोटी दूरी तय करना हो तो आप साइकिल का यूज करते हैं। बताया समझ में? आगे देखिए यहाँ पर हीटर, तो हीटर से क्या होता है? तो हीटर से बाबू खाना बनता है, यही ना, हीटर से खाना बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी
बिजली से ही खाना बन जाता है। टेलीविज़न, अगर दिन भर जो महिलाएं हैं दिन भर काम करके थक चुकी हैं, पति में या फिर परिवार में या बच्चों के काम करके वो दिन भर थक चुकी है, तो वो क्या करती हैं, टेलीविज़न से दोस्तों वो आनंद ले लेती हैं। टेलीविज़न में सीरियल दिखाई देता है, टेलीविज़न में मूवी दिखाई देता है, टेलीविज़न में अच्छे अच्छे गाने दिखाई देते हैं, तो वहाँ से उनका मनोरंजन हो जाता है। रेडियो से वो समाचार सुन लेती हैं, टेप रिकॉर्डर टेलीफोन से वो बात कर लेते हैं या फिर रिकॉर्ड वॉइस सुन लेते हैं, और ये बाकी चीज़ें मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम गृहिणी में दोस्तों देख ले किसका, तो गृहिणी में अगर हम देख लें बहुत सारे ऐसे चीज़ है, हमें सारा उपकरण दोस्तों याद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कोई उपकरण दोस्तों, बहुत सारे उपकरण है जिसके बारे में पता हमें नहीं है। आयरन को ले सकते हैं। ठीक है, पहले धोबी के पास लोग जाते थे कपड़ा आयरन कराने के लिए, अब तो सबके घर में ही आयरन है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, बस क्या होता है, बस प्लग को लगाइए और कपड़ा प्रेस कर लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा आयरन गर्म भी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो लाइट उसमें से कट जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा आयरन गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही उसमें से बत्ती बाबू कट जाएगा। ठीक ना, यानी कि वो आयरन जो होगा वो अब ठंडाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एटीएम से आज हम पैसे निकाल पा रहे हैं तो वो भी विज्ञान का ही देन है, हमें बिल्कुल भी बैंक जाना नहीं पड़ता। हमारे जो भी आसपास एटीएम होते हैं वहाँ पर जाकर हम पैसे एटीएम के सहायता से निकाल पाते हैं। ठीक है, सब बात आ रहा है समझ में आप लोगों को दोस्तों, जितना मैंने आप लोगों को बताया। चलिए संचार के क्षेत्र में आने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने तेजी से प्रगति की है। 1 GB से शुरू होकर यह सफ़र 5 GB तक पहुंच गया है। कहने का मतलब है दोस्तों, फर्स्ट टाइम कीपैड से जब मोबाइल स्मार्टफोन के रूप में आया था तो वो था 1G के रूप में। किस रूप में था, तो 1G के रूप में। 1G में बाबू बहुत ही स्लो नेट चलता था, बहुत ही ज़्यादा स्लो नेट है। एक फोटो खुल जाए वही काफ़ी है। ठीक है, 1G में एक फोटो खुल जाए वही काफ़ी है। फिर 1G के बाद 2G बना, फिर 2G के बाद 3G बना, फिर 3G के बाद 4G बना, और 4G के बाद अब अभी हम आ चुके हैं 5G में। और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग 7G में भी प्रवेश कर जाएंगे। बात है समझ में, जैसे जैसे जी का रूपांतरण हुआ 1G से 2G, 2G से 3G, वैसे वैसे जो मोबाइल हुआ उसका भी रूप बदलता गया और उस मोबाइल के जो फंक्शन थे वो भी बदलते गए। बात है समझ में, मोबाइल के फीचर्स भी बदलते गए हैं, मोबाइल के फीचर्स में भी बदलाव आया और मोबाइल आज बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। मोबाइल में सभी सुख सुविधाएं हैं, उसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। अगर आपको अपने देश के किसी भी क्षेत्र में बाबू अगर होटल बुक करना हो, रूम लेना हो, तो ऑनलाइन ही आप क्या कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको खाना दोस्तों मंगाना हो तो आप खाना भी मंगा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल के माध्यम से ही आप अपना उपचार भी करवा सकते हैं डॉक्टर की सहायता से। ऑनलाइन डॉक्टर मिल जाएंगे, डॉक्टर से आप अपना उपचार भी करवा सकते हैं और होम डिलीवरी आपके घर में दवा भी आ सकती है। और बाबू मोबाइल की सहायता से अगर आपने अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका देख सकते हैं, लंदन नहीं देखा लंदन देख सकते हैं। जहाँ पर आप घूमने नहीं गए हैं वहाँ के जो दृश्य है उसका आनंद आप ले सकते हैं। किसकी सहायता से, तो मोबाइल की सहायता से, वो भी नेट की सहायता से, बिल्कुल भी बिना किसी चीज़ के। जब 2G 3G था तो उस समय नेट फंसता था, गोल गोल घूमता था, लेकिन अब गोल गोल घूमने वाली क्रिया नहीं है। बस जैसे ही आप उंगली टच कीजिएगा ना वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। आज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारा विज्ञान प्रगति कर चुका है, नेट का भी टेंशन नहीं है। अगर आप 5G ले लेते हैं तो उसमें अनलिमिटेड डाटा देता है, जितना चाहे आप उतना यूज कीजिए, डाटा की कोई भी टेंशन नहीं है, जितना चाहे उतना आप उपयोग कीजिए, डाटा की गणना करना बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास सीमित डाटा है वो क्या करते हैं, सीमित डाटा तक ही यूज कर पाते हैं, लेकिन जिसके पास अनलिमिटेड डाटा का पैक है तो वो असीमित तरीके से क्या कर सकते हैं, नेट का जो आनंद है वो ले सकते हैं या फिर अपने काम कर सकते हैं नेट से संबंधित। ठीक है, फिर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आगे, तो जैसे कि आपको एरोप्लेन का टिकट बुक कराना हो, रेलवे का कोई टिकट बुक कराना हो तो आप बुकिंग कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही बुकिंग कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा सुविधा आपको मोबाइल में मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे देखिएगा, कहा गया है वीडियो कॉल, वर्चुअल कॉल विज्ञान की वजह से संभव हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं ने दुनिया को एक ग्लोबल गांव बना दिया है। ग्लोबल गांव कहने का मतलब है दुनिया के सभी देश ही एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति से बात करना हो तो आप मोबाइल से बाबू बात कर सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं, आप फेस टू फेस उससे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भले वो हमसे लाख गुना दूर हो, भले ही उसकी और हमारे बीच की जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम मोबाइल से कुछ ही क्षण में उससे जुड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बात आया समझ में।
चलिए आप समझ पा रहे हैं कि बाबू हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भूमंडलीकरण के क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो मैंने बताया ना चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे दोस्तों उपकरण बनाए गए हैं, बहुत सारे दवाइयों का खोज किया गया है जो रोगियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या तो उसको कहा जाता है टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, शायद हम भूल रहे हैं, आला, जिसको हिंदी में आला बोलते हैं ना बाबू। आज आला की सहायता से टेस्टोस्कोप क्या तो कहा जाता है, टेस्टोस्कोप क्या तो कहा जाता है, शायद हमको याद नहीं आ रहा उसको क्या कहा जाता है बाबू। इसके निर्माण हो जाने से आपके अंदर क्या हो रहा है उसका पता डॉक्टर लगा लेते हैं। आपका हृदय कितना धड़क रहा है, आपके अंदर की गतिविधि कैसी है, उसके बारे में जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, वो पता लगा लेते हैं। और इसका भी निर्माण करने वाले कौन थे, इसका भी निर्माण करने वाले बाबू एक व्यक्ति ही थे। देखिए पहले के ज़माना में क्या होता था कि जब पुरुष या महिलाएं डॉक्टर के पास जाती थी जाँच करवाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करते थे, डॉक्टर अपना हाथ नहीं कान रखकर सुनते थे। जो कान है ना, कान जो हृदय है, लोगों का हृदय है, जो लोगों की छाती है, वहाँ पर अपना कान लगाकर सुनते थे, तब जाकर कुछ बाबू वो बता पाते थे डॉक्टर। ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर ऐसे थे जिनके पास महिला गई थी, महिला बीमार थी, बात को समझना बाबू आप सभी। एक महिला थी, वो बीमार थी, डॉक्टर के पास गई। एक डॉक्टर ऐसे थे जिनको दोस्तों ये अच्छा नहीं लगा, वो ये सोचे कि हम अपना कान इस महिला के स्तन के पास लेकर जाएं, हम इस महिला के स्तन के पास अपने कान को स्पर्श कराकर हम ध्वनि को सुने, हम इसके अंदर के जो गतिविधि है उसका हम पता लगाएं। तो दोस्तों उनको ये खराब लगा, ठीक है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इसी चीज़ को उन्होंने जिद बना लिया, और उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कोई ऐसा चीज़ बना दें, हम क्यों ना कोई ऐसा उपकरण बना दें जो बिल्कुल भी कान लगाए बिना ही, जो बिल्कुल भी दोस्तों जो भी पुरुष या स्त्री है उनके स्तन पर या फिर उनके छाती पर कान लगाए बिना ही हम उनके अंदर की गतिविधि को जान सकें, हम ऐसा उपकरण बना दें। तब जाकर दोस्तों उन्होंने स्टेथोस्कोप का निर्माण किया था। और आप सभी जानते हैं कि स्टेथोस्कोप की सहायता से कान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस डॉक्टर दोनों कानों में डालता है और उसके बाद जो गोल होता है ना, गोल, वो क्या करता है कि आपके छाती पर रखता है और छाती पर रखकर आपके अंदर की जो गतिविधि होती है उसके बारे में वो पता लगा लेता है। तो दोस्तों अगर इस व्यक्ति ने जिद नहीं रखी होती, वो व्यक्ति इस जिद पर नहीं अड़ा होता कि नहीं हमें ऐसा चीज बनाना है तो बनाना है, तो क्या आज जो स्टेथोस्कोप है वो बन पाता? नहीं बन पाता, जिसको आला कहते हैं वो नहीं बन पाता। ठीक है, आगे देखिए, आज दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी का इलाज भी चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने आश्चर्य, ध्यान समझना बाबू, कहा गया है चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने आश्चर्यजनक चमत्कार किए हैं। आज दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी का इलाज भी विज्ञान ने ढूंढ निकाला है। जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, जो लाइलाज बीमारी है, उसका भी इलाज जो विज्ञान है उसने ढूंढ निकाला है। मरने वाले जो लोग हैं उनको भी विज्ञान बचा रहा है, उनको भी विज्ञान के कारण बनने वाली जो तकनीकें हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो बचा रही हैं और लोग अपना एक नया जन्म पा रहे हैं। बात आया समझ में? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कहा गया है आज चिकित्सा बहुत आसान हो गई है। एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के अंदर के भागों का रहस्य जाना जा सकता है। अगर शरीर के अंदर का भाग कोई टूट जाए, हड्डी टूट जाए, या कोई बाबू पार्ट हमारे शरीर के अंदर क्षतिग्रस्त हो जाए, तो हम एक्सरे की सहायता से, अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम उस पार्ट का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें MRI स्कैन का, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा रोग है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, MRI स्कैन से पता चलता है शरीर में छिपे हुए रोग की बीमारी, हमारे शरीर में छिपा हुआ जो रोग है ना, वो पता चल पाता है MRI स्कैन से। आगे है, शरीर के किसी भी भाग का ऑपरेशन किया जाना संभव है। दोस्तों देखिए, अगर ऑपरेशन करना है तो एक ऐसा उपकरण बन चुका है जो बिना चीरे फाड़े ही, आपके शरीर का चीर फाड़ नहीं होगा, आपके शरीर का जो बाबू मांस होगा वो नहीं कटेगा। बिना आपके शरीर का मांस कटे, बिना आपका त्वचा कटे ही आपके शरीर के अंदर का जो ऑपरेशन है वो हो भी जाएगा। किसकी सहायता से? तो लेजर की सहायता से। इतना ज़्यादा एडवांस हमारा जो विज्ञान है वो हो चुका है। जो ज़्यादा अमीर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो बाबू क्या करते हैं, लेजर की सहायता से अपना ऑपरेशन पूरा करवाते हैं। बताया समझ में? यहाँ पर देख सकते हैं, लेजर के आविष्कार से
बिना चीर-फाड़ के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण की सुविधा आज विज्ञान की वजह से संभव हो गया है। जिसके पास चलने के लिए पैर नहीं है, किसी दुर्घटनावश मानकर चलते हैं, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, या किसी के आँख की रोशनी चली गई, या फिर किसी के दाँतें गिर गए तो दाँत भी लग सकता है, आँख भी लग सकते हैं। किसी के चलने के लिए पैर नहीं है तो आर्टिफिशियल जो पैर है वो भी लग सकता है, आर्टिफिशियल जो हाथ है वो भी लग सकता है, आर्टिफिशियल जो किडनी है वो भी लग सकता है। इतना ज़्यादा खोज हमारे वैज्ञानिक युग में हुआ है। बात समझ रहे हैं आप सभी दोस्तों? चलिए आगे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। रक्तदान, प्लास्टिक सर्जरी जैसे दुर्लभ कार्य आज विज्ञान की वजह से संभव है। विज्ञान के कारण दोस्तों हम रक्तदान कर पाते हैं और लोगों को रक्त मिल पाता है। जो रोगी मरने हैं उस रक्त की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो ऐसे रोगी को बाबू रक्त मिल पाता है और रक्त उसके पास पहुँच पाता है। किसके कारण? तो विज्ञान के देन के कारण। स्मार्टफोन पर बैठे ही अपना इलाज करवा कर, एक सेकेंड, कहा गया है स्मार्टफोन पर बैठे ही अपना इलाज करवाकर दवाइयों की होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही दोस्तों बता चुका है। आइए इसमें चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। कहा गया है विज्ञान ने मनुष्य को भाप, खनिज तेल, कोयला व बिजली को असीमित शक्ति के रूप में प्रदान किया है। बिजली का आविष्कारों ने चारों तरफ चकाचौंध कर दिया है बाबू। अगर बिजली ना हो तो बल्ब जलेगा? अरे हालांकि बल्ब का निर्माण हुआ, बल्ब प्रकाश देता है, लेकिन जिससे प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है वही ना रहे तो क्या प्रकाश उत्पन्न होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बाबू बिजली के आ जाने से, विद्युत के आ जाने से जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वस्तुएं हैं, जितने भी बाबू जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं वो संचालित हो पाते हैं। अगर एक दिन बिजली ना रहे तो जितने भी दोस्तों उपकरण आप देख रहे हैं विज्ञान से संबंधित, जितने भी आप इलेक्ट्रिक उपकरण देख रहे हैं ये सभी खिलौना बन जाएंगे। अगर बिजली ना रहे तो एसी नहीं चलेगा, इन्वर्टर नहीं चलेगा, बिल्कुल भी दोस्तों जो पंखा है वो नहीं चलेगा, जो एसी है वो नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, ट्रेन नहीं चलेंगे, एरोप्लेन नहीं चलेंगे, सब बिजली पर ही चलता है। बिजली का अस्तित्व खत्म तो जितने भी खोज किए गए हैं विज्ञान के कारण इन सभी उपकरणों का जो अस्तित्व है वो भी खत्म। ये सभी जुड़े हुए किससे? तो दोस्तों बिजली से हैं। जो इंटरनेट है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट भी चल रहा है तो बिजली के कारण ही चल पा रहा है। बिजली के कारण ही, विद्युत के कारण ही इन्हें ऊर्जा मिलती है, इन्हें एनर्जी मिलती है। बात आया समझ में? देखिए तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं। आगे देख सकते हैं बाबू, कहा गया है आज के समय में बिजली ने मनुष्य का बहुत कल्याण किया है, बहुत ही ज़्यादा कल्याण किया है। बिजली के ना होने से आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा आपको कठिनाई हो सकती है। अगर आपको पानी भी प्राप्त करना हो तो मोटर से अगर पानी प्राप्त करना हो तो बाबू बिजली से ही प्राप्त होता है। अगर खेतों में पानी पटाना हो मोटर से तो बिजली के कारण ही मोटर चलता है। बिजली ना रहेगा तो कैसे चलेगा आप ही बताइए। अगर आप दोस्तों जनरेटर से चलाइएगा तो जनरेटर कितना दिन चलेगा बताओ? कितना दिन जनरेटर चलेगा, कितना दिन इन्वर्टर चलेगा? उसके लिए भी क्या चाहिए? तो बाबू बिजली चाहिए। इंजन कितना दिन चलेगा? इंजन को चार्ज करने के लिए भी क्या चाहिए? बैटरी को चार्ज करने के लिए भी क्या चाहिए? तो बाबू विद्युत चाहिए, यानी कि बिजली चाहिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में तो दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। कंप्यूटर बनाने के पीछे किसका योगदान है? तो विज्ञान का ही योगदान है दोस्तों। अगर हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, कंप्यूटर को हम सीख लेते हैं, तो आज कंप्यूटर को सीखने वाले लोग बाबू अच्छे रोजगार प्राप्त करके अच्छा इनकम कमा रहे हैं और समाज के कल्याण का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन की जो काम है, ठीक है, देखिए बहुत सारे जो काम है आज हमारे इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इस तकनीकी के क्षेत्र में, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित हो रहा है। कंप्यूटर की बात करें या मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर मोबाइल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तकनीकी का, तो तकनीकी के बहुत सारे जो काम है उनका संचालन कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही हो रहा है। बाबू अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन करना हो तो आप मोबाइल या फिर स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। लैपटॉप ना हो, मोबाइल
लेना हो तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर बाबू मोबाइल असमर्थ हो जाता है किसी चीज़ को अपडेट करने में या किसी चीज़ को इंस्टॉल करने में, वहाँ पर लैपटॉप का यूज किया जाता है। लैपटॉप दोस्तों बहुत ही बड़ा यंत्र होता है, एक गणना करने वाला यंत्र होता है और इसका जो भंडार है वो बहुत ही बाबू असीमित है, अर्थात वो सभी प्रकार के सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है और इसे संरक्षित रख सकता है। कभी भी आप कंप्यूटर से अपनी सूचना को मांगिएगा तो वो आपको दे सकता है। आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी आपके दोस्तों आपके जितने भी सूची होंगे उसको वो अच्छे से वहाँ पर वो रख सकता है। कौन? तो कंप्यूटर। कंप्यूटर दोस्तों हर एक फील्ड में ही, हर एक क्षेत्र में ही अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। चाहे आप दोस्तों बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप एक उद्योगपति हो, चाहे दोस्तों आप रेलवे में काम कर रहे हो, बिजली में काम कर रहे हो या किसी भी आप तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वहाँ पर कंप्यूटर होगा तो होगा। बिना कंप्यूटर के बिल्कुल भी चलने वाला ये सभी चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार तो स्मार्टफोन है, जो आज हर आदमी की पहुँच में है। सब आदमी के हाथों में है स्मार्टफोन, जिसकी वजह से घर बैठे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बाबू बहुत सारे आज के बच्चे मोबाइल से ही शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी भी मोबाइल के माध्यम से ही शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, जो चाहे सीख सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने के बारे में सीखना हो तो आप खाना बनाना सीख सकते हैं, सिलाई करना सीख सकते हैं, आप ब्यूटिशियन सीख सकते हैं, आप दोस्तों पढ़ाना सीख सकते हैं, आप दोस्तों कोई काम करना सीख सकते हैं। जो भी काम मांगिएगा ना, जो भी आप काम मांगोगे, बिजनेस कैसे किया जाता है या फिर पढ़ाई कैसे किया जाता है या फिर IAS की तैयारी कैसे किया जाता है या फिर दुकान कैसे खोला जाता है, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। कहाँ से? तो बाबू सोशल मीडिया से, यानी कि मोबाइल से, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें है जिसकी वजह से घर बैठे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे सीख सकते हैं, घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हैं या दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसने असंभव को भी संभव बना दिया है, ठीक है। कंप्यूटर में भी दिन प्रतिदिन कई तकनीकों के आ जाने से हमारा काम और भी तेज़ी से कम समय में सुविधापूर्वक हो जाता है। कम समय में ही हमारे बहुत सारे कामों का संपादन हो पाता है। दोस्तों सरकार से अगर हमें कोई भी सुविधा लेना हो तो कंप्यूटर के माध्यम से ही लेते हैं ऑनलाइन। हमें कोई भी चीज़ अगर दोस्तों ऑनलाइन बनवाना हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो सब हम कंप्यूटर के माध्यम से ही बनवाते हैं। जमीन से संबंधित कोई कागजात हो गया या फिर कोई भी दोस्तों दस्तावेज हो गया, वो हम कंप्यूटर के माध्यम से ही बना पाते हैं। अगला है खगोल और अंतरिक्ष। चंद्रयान, मंगलयान, उपग्रह, GPS जैसी उपलब्धियां विज्ञान की अद्भुत सफलता है। आज हमारे पृथ्वी के दोस्तों चारों तरफ जो आर्टिफिशियल उपग्रह है ना, जो आर्टिफिशियल उपग्रह है वो दोस्तों मानव के द्वारा बनाए गए ही उपग्रह है। इनसे ही दोस्तों हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है, हमें मौसम के बारे में पता चल पाता है, पृथ्वी की जो स्थिति है उसके बारे में पता चल पाता है, सौरमंडल की कैसी स्थिति है उसके बारे में हमें पता चल पाता है, कब ग्रहण लगेगा, कब ग्रहण नहीं लगेगा, पृथ्वी पर कब भूकंप आने वाला है, कब भूकंप नहीं आने वाला है। इन सभी के बारे में जानकारी हमें मिल पाती है किससे? तो कृत्रिम उपग्रह से। और ये किसके कंट्रोल में है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों के कंट्रोल में है। जो वैज्ञानिक है ना उसी के कंट्रोल में है। और ये सब चीज किसके कारण संभव हो पाया है? तो दोस्तों विज्ञान के कारण संभव हो पाया है। बिना डोरी के तो पतंग नहीं उड़ सकता, बिना डोरी के पतंग नहीं उड़ सकता। जबकि दोस्तों भारी भारी मशीनें हमारे पृथ्वी के बाहर उड़ रही हैं, भारी भारी मशीनें बिना डोरी के, बिना किसी आधार के, बिना किसी सहायता के वो उड़ रही हैं। तो सोच सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितना रात दिन परिश्रम करके इन सभी चीज़ों को वो खोजे होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया होगा। आगे है सुरक्षा के क्षेत्र में। आज ड्रोन, CCTV कैमरे, पासवर्ड, वर्चुअल ताले आ जाने से सुरक्षा के क्षेत्र में कई सारे बदलाव हुए हैं। जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों उसके पास संपत्ति है, तो वो क्या कर सकता है? ताला लगाने के बावजूद भी वो पासवर्ड डाल सकता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला बाबू वो डिजिटल पासवर्ड डाल सकता है। अगर वो पासवर्ड बाबू डालेगा तभी जाकर वो खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। फिंगरप्रिंट लगाएगा तभी जाकर बाबू जो गेट है वो खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। बात है समझ में?
तो दोस्तों ऐसे ऐसे सुरक्षा के क्षेत्र में जो आविष्कार हैं वो हुए हैं। दुकान में अगर आप दुकान में या फिर बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े संस्थान में अगर आप CCTV कैमरे को लगा दें तो कोई भी चोर चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है या आपके दुकान पर या आपके संस्था में, आपके कंपनी में या आपके इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर हम कोई धोखाधड़ी वाला काम करेंगे तो हम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर हम चोरी करते हैं तो हम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे और हम पकड़ा जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, नहीं चोरी कर पाते हैं, चाह कर भी चोरी नहीं कर पाते हैं। तो इससे लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहती है, उनका जो धन होता है वह सुरक्षित रहता है। कृषि की बात करें तो दोस्तों कृषि में भी विज्ञान ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। आज कृषि में जितने सारे फसलों का उत्पादन हो रहा है वो सब दोस्तों वैज्ञानिक तकनीकों के कारण ही हो पा रहा है। विज्ञान ने ऐसे ऐसे तकनीक बताए हैं, विज्ञान ने दोस्तों ऐसे ऐसे दवाइयों का निर्माण किया है जिसके छिड़काव से फसलें दोस्तों बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होती और उनका उत्पादन दोस्तों अच्छे मात्रा में हो जाता है। ठीक है, कम समय में ही खेतों में जो फसलें होते हैं वो उग जाते हैं। अगर मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, मिट्टी में बिल्कुल भी फसल उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती, तो वो क्षमता भी दोस्तों दवाइयों के माध्यम से मिल जाती है। तो ये भी दवाइयाँ किसके कारण बने हैं, तो विज्ञान के कारण ही बने हैं। ठीक है, कोई अगर स्त्री माँ नहीं बन रही है तो आज के इस वैज्ञानिक युग में वो माँ भी बन जाती है। किसके कारण, तो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक तकनीक है ना, वैज्ञानिक जो तकनीक है उसके कारण। अगर कोई बाबू मानकर चलते हैं, अगर गाय है तो गाय बच्चा नहीं दे रही है तो उसको भी आर्टिफिशियल तरीके से बाबू माँ बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे खोज हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे खोज हो चुके हैं। लिंग ट्रांसफ़र भी हो सकता है बाबू, जो जेंडर है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लड़का को लड़की बनाया जा सकता है और लड़की को लड़का बनाया जा सकता है। आज हमारा विज्ञान इतना ज़्यादा प्रगति कर चुका है वैज्ञानिक युग में। ठीक है, जहाँ पर किसान खेतों की जुताई बैलों की सहायता से करते थे, काफ़ी लंबा समय देकर और मेहनत करके, यहाँ अब दोस्तों ऐसा स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अब किसान क्या करते हैं, अब किसान बिल्कुल भी बैलों को नहीं रखते हैं। बैलों को खिलाने में, बैलों को पालने में उनका बिल्कुल भी अब खर्चा नहीं होता। वो क्या करते हैं कि बस ट्रैक्टर रख लेते हैं, ट्रैक्टर में पेट्रोल भरवाते हैं और खेत में उतर जाते हैं और कुछ ही समय में उनका बड़ा से बड़ा जो खेत है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जोता जाता है और कुछ ही समय में उनके खेतों में जो फसल है उनका रोपण भी हो जाता है। देखिए, खेत जुताई के लिए भी मशीन है, फसलों को रोपने के लिए भी मशीन है, फसलों को काटने के लिए भी मशीन है, हर चीज़ के लिए मशीन आज हमारे इस वर्तमान युग में बन चुके हैं। दोस्तों इतना ज़्यादा हमने जो भी बात किया है ये सब बात किया है वरदान के रूप में। अब बात करते हैं अभिशाप के रूप में। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, विज्ञान ने यदि हमारे जीवन को सर्वसुलभ बनाया है तो वही कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न की है, जैसे परमाणु बम। दोस्तों परमाणु बम भी विज्ञान के कारण ही बने हैं, वैज्ञानिक तकनीकों के कारण ही बाबू परमाणु बम को भी बनाने वाले कोई ना कोई व्यक्ति होंगे। तो उसने अपने खोज, अपने निष्कर्ष, अपने परिश्रम और अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर इस चीज़ का निर्माण किया होगा। तो दोस्तों ये जो हथियार बने थे ना, ये हथियार बने थे किसके लिए, तो दोस्तों दुश्मनों का नाश करने के लिए। जब भी हमारे देश में कोई दूसरा दुश्मन अटैक करे या हमारे देश पर आक्रमण करें तो हम उन दुश्मनों से जीत सके, हम उन दुश्मनों से अपने देश की रक्षा कर सके, इसीलिए हथियार बनाए गए थे। तो यहाँ पर बाबू परमाणु बम जो देख रहे हैं आप, ये परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही समय में दुनिया तबाह रखने की क्षमता रखता है, दुनिया को बर्बाद रखने की क्षमता रखता है। आपको पता है बाबू कि जब परमाणु बम अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था तो कितने सालों तक ये दोनों शहर जल रहे थे। जापान के कई सालों तक ये दोनों शहर जल ही रहे थे और आज भी दोस्तों वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, बिल्कुल भी बाबू अच्छे अंगों से पैदा नहीं होते हैं। इतना ज़्यादा खतरनाक है कौन, तो परमाणु बम। तो ये है बाबू विज्ञान का अभिशाप। अगला है प्रदूषण। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है औद्योगिकरण, वाहनों का धुआं, प्लास्टिक, रसायन आदि ने वायु, जल, भूमि और ध्वनि को प्रदूषित कर दिया है। दोस्तों आज देख सकते हैं कपड़ा बनाया जाता है किसके कारण, तो मशीनों के कारण। और मशीन किसके कारण बने हैं, तो वैज्ञानिक तकनीकों के कारण, विज्ञान के बाबू तकनीक के कारण ही मशीन का निर्माण हुआ है। हर चीज़ के बाबू सुनिए, जो आप पैरों में चप्पल पहनते हैं वो भी फैक्ट्री में बनता है, जो आप कपड़ा पहनते हैं वो भी कंपनी में बनता है, जो आप बाबू दाल खाते हैं वो भी बाबू कंपनी में बनता है, कंपनी में दाल को तैयार किया जाता है। ठीक है, दाल हो गया, तेल हो गया, इन सभी चीज़ों को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें बाबू जूता का, इसी प्रकार से बाबू अगर हम बात करें
बहुत प्रकार की कंपनी है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें पेप्सी का, या हम बात करें माजा का, मैंगो जूस होता है ना, उसकी हम बात करें, तो ये सब फैक्ट्रियों में बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फैक्ट्रियों से क्या होते हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, धुआं से दोस्तों हमारा वातावरण काफ़ी प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर विज्ञान एक अभिशाप हो चुका है, और मशीनों के आ जाने से जितने सारे जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी रोजी रोटी छीन चुकी है। गरीब लोगों के ऊपर बाबू काफ़ी गहरा असर पड़ा है मशीनों के आ जाने से, उनके पेट पर लात मारा गया है मशीनों के आ जाने से। जहां पर गरीब बाबू मेहनत करके पैसा कमाते थे, वहां पर मशीन के आ जाने से अब गरीब हट चुके हैं, मजदूर हट चुके हैं। कम ही मजदूर को रखा जाता है कंपनी में, ज़्यादा मजदूर को बिल्कुल भी रखा नहीं जाता। इसमें देखिए प्रदूषण में है औद्योगिकरण, वाहनों का धुआं, प्लास्टिक, रसायन। बाबू आप देख सकते हैं कि आज ट्रैफिक में, ठीक है, जब सड़क पर गाड़ियां चलती है, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियां जब सड़क पर चलती है, तो उनके धुएं से जो पूरा का पूरा जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। लोग चैन की सांस नहीं ले पाते हैं, लोग बिल्कुल भी शुद्ध वातावरण में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो अशुद्ध वायु सांस लेते हैं, ठीक है, जिनसे उनके शरीर में रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जो भी बाबू वैज्ञानिक तकनीकों के कारण जो भी दवाइयाँ बनाए जा रहे हैं, और इन दवाइयों से जब जबरदस्ती खेतों से दोस्तों अनाजों का उत्पादन किया जा रहा है, तो इन अनाजों में जो दवाइयाँ डाली जा रही है, वे दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। आम पके नहीं है और केमिकल से आम को जबरदस्ती पका दिया जा रहा है, तो जब हम इस आम को खाएंगे तो बाबू इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बात है समझ में। देखिए अगर हम बात करें बाबू गिट्टी उट्टी का, ठीक ना, तो गिट्टी उट्टी देखिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, तो बड़े बड़े पत्थर भी बाबू तोड़े जाते हैं मशीन से। बहुत सारे मशीनें, और मशीन की सहायता से बड़े बड़े पत्थरों को गिट्टी में बदला जाता है। बड़े बड़े जो पेड़ के बाबू जड़ें होते हैं, जो पेड़ की लकड़ी होती है, उसको छोटे छोटे पटरा में, छोटे छोटे लकड़ियों में उसे बदला जाता है, और इन लकड़ियों से बनाया जाता है टेबल, तो बेंच, या फिर बाबू हम ले लेते हैं यहाँ पर हमें पलंग, ये सारी चीज़ बनते हैं, ठीक है। तो सब मशीन से तैयार हो रहा है, सब मशीन से। नैतिक पतन, सोशल मीडिया और गैजेट्स के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में नैतिक और मानसिक गिरावट देखी जा रही है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं बाबू, आज के इस युग में जब मोबाइल बच्चों को दे दिया जाता है, और मोबाइल में जब बच्चे बहुत ज़्यादा कार्टून और वीडियो देखने लग जाते हैं, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और साथ ही कुछ गलत चीज़ें सर्च मार के देखने लग जाते हैं, यानी उनका रास्ता भटक जाता है, ठीक है। इसलिए जब तक बच्चे पढ़ लिख कर, मतलब जब तक बच्चे अच्छे से पढ़ाई ना कर लें, जब तक बच्चे होश में ना आ जाए, तब तक उन्हें माता पिता के द्वारा मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल से बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। मोबाइल से दोस्तों आप देख रहे हैं स्पैम चल रहा है, किसी को मरवाना हो तो बस फोन कर दे रहा है कि हाँ फलाना निकल गया है, बस यहाँ पर है फलाना, सूचना दे दिया, और जिसको सूचना दिया है वो व्यक्ति क्या करता है, उसको मारकर चला जाता है। फलाना ने सूचना दे दिया फोन करके, अगला व्यक्ति जो है चोर, वो फोन कर देता है कि बैंक से अगला व्यक्ति निकल चुका है। तो जो फोन से वो सूचना दे रहे हो, तो फोन क्या है, जिस फोन से सूचना दे रहा है वो फोन क्या है, तो बाबू वैज्ञानिक एक उपकरण है। तो बाबू ये भी तो किसका देन हुआ, विज्ञान का ही देन हुआ। तो फोन से सूचना दिया, व्यक्ति निकला, और उस व्यक्ति से पैसा छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया अभिशाप के रूप में ना। बेरोजगारी, मशीनों के आने से नौकरियां छीन ली गई है। नौकरियां छीन जाने के कारण जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, पता है आप लोगों को। डिजिटल अपराध तो मैंने बताया ना, साइबर क्राइम, हैकिंग, डेटा चोरी, ये सभी बाबू अपराध बढ़ रहे हैं। किसके कारण, तो डिजिटल जो आप देख रहे हैं ना दुनिया, इसके कारण, यानी कि वैज्ञानिक जो आप तकनीक देख रहे हैं उसके कारण जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लोग धमकी दे रहे हैं फोने पर कि इतना दो नहीं तो मरवा देंगे। और जो बंदूक देख रहे हैं, जो गोली देख रहे हैं, ये भी विज्ञान की देन है। तो बंदूक और गोली की सहायता से लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं धमकी देकर। ग्लोबल वार्मिंग, वही वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से, बढ़ते औद्योगिकरण से वातावरण में बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। वातावरण दोस्तों प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। वातावरण में अब बिल्कुल भी शुद्ध हवा नहीं बच पाई है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर पिघल रहे किसके कारण, तो अधिक तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण। क्योंकि पेड़ पौधे तो पृथ्वी पर रहे नहीं, जब पेड़ पौधे पृथ्वी पर रहे नहीं तो तापमान बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं हो पाएगा, तापमान बिल्कुल भी संतुलन में नहीं रह पाएगा। जल स्रोतों की कमी हो रही है, पीने के लिए पानी की कमी हो रही है, और वृक्षों की कमी से प्राण वायु ऑक्सीजन में कमी आ रही है। हमें बिल्कुल भी बाबू
बिल्कुल भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जिससे कि हम जीवित रह सकें। पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई है। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भी कई संकट उत्पन्न हुए हैं। बाबू, जो व्यक्ति दिन रात मोबाइल चलाता है, दिन रात मोबाइल में गेम खेलता है या लैपटॉप चलाता है या फिर टीवी देखता है, तो उसकी आँख खराब हो सकते हैं, उसका शरीर में वृद्धि नहीं होगी, उसका मस्तिष्क में बाबू वृद्धि नहीं होगी और वो बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये भी समस्या उत्पन्न हो सकता है विज्ञान से। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल के लोग ज़्यादातर क्या हो चुके हैं, तो आलसी हो चुके हैं और बाबू वो निर्भर हो चुके हैं किस पर, तो वैज्ञानिक जो उपकरण है, वैज्ञानिक जो वस्तुएं हैं उन्हीं पर निर्भर हो चुकी है, ठीक है, आज के जो जनरेशन है वो। कोरोना काल में हम सभी घर पर बंद हो गए थे और इस वजह से छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया था, अर्थात मोबाइल देखने वाला समय बढ़ गया था। इस वजह से बच्चे मोबाइल स्क्रीन के आदी हो चुके हैं, जिस वजह से वह बचपन से ही उनकी आंखों पर चश्मा लग गया है, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है। और मोबाइल रेडिएशन के कारण चिड़चिड़ापन, अत्यधिक क्रोध आना, भूख न लगना, ध्यान केंद्रित न हो पाना जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। और मोबाइल के कारण बाबू, मोबाइल में नेटवर्क आने के, मोबाइल में देखिए नेट चलाने के लिए क्या होना चाहिए, तो नेटवर्क है। और नेटवर्क के लिए बड़े बड़े दोस्तों लगाए गए हैं क्या, तो नेटवर्क के लिए बड़े बड़े दोस्तों लगाए गए हैं टावर। और इन टावर से रेडिएशन उत्पन्न होता है और इस रेडिएशन से हमारे प्रकृति के बहुत सारे जो बाबू वृक्ष होते हैं, बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो मारे जाते हैं। बेगुनाह जीवों की जान चली जाती है, बेगुनाह पशु पक्षियों की मृत्यु हो जाती है केवल और केवल रेडिएशन के कारण, ठीक है। और ये रेडिएशन मनुष्यों में भी चिड़चिड़ापन पैदा करता है, उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। निष्कर्ष में आते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक इसी प्रकार से विज्ञान के भी दो पहलू हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम सकारात्मक पहलू का यूज करेंगे या फिर नकारात्मक पहलू का यूज करेंगे। आप ही हैं, आपके अंदर भी बाबू दो प्रकार के गुण है, एक अच्छा और एक बुरा। आपका हाथ है तो आपका हाथ किसी को मारने के लिए भी उठ सकता है और आपका हाथ किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी उठ सकता है। आपको देखना है कि आपको अपने हाथ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बात आया समझ में बाबू। आपका पैर जो होगा वो मंदिर की तरफ भी बढ़ सकता है और वो वैश्या खाना की तरफ भी बढ़ सकता है। अब ये निर्भर करता है आप पर कि आप अपने पैर को किस तरफ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो विज्ञान है, विज्ञान से जुड़े हुए कुल जितने भी उपकरण हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी तकनीकी वस्तुएं हैं, वो निर्भर करता है इंसान पर कि इंसान क्या करे, कि इनको किस तरीके से यूज करें। अगर सकारात्मक तरीके से यूज करता है तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है, अगर नकारात्मक तरीके से यूज करता है तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप अर्थात राक्षस है। बताया समझ में। इस तरह विज्ञान अपने आप में ना तो वरदान है बाबू, देख सकते हैं बोला गया है एक सकारात्मक पक्ष जिसने हमने एक सेकेंड एक सकारात्मक पक्ष जिससे हमने बहुत कुछ अर्जित किया है, तो वही नकारात्मक पक्ष जहां हमने बहुत कुछ खोया है। इस तरह विज्ञान अपने आप में ना तो वरदान है और ना ही अभिशाप है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। यदि विज्ञान का उपयोग मानवता, विकास और सेवा के लिए किया जाए तो यह वरदान है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। लेकिन यदि इसका उपयोग विनाश, युद्ध या लालच के लिए किया जाए तो यह दोस्तों हो सकता है अभिशाप है। इसलिए आवश्यक है कि विज्ञान को सदुपयोग की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ना कि दुरुपयोग की दिशा में, तभी जाकर हमारा विज्ञान लाभकारी सिद्ध हो सकता है मानव जीवन के लिए। ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है दोस्तों, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट अ बेड मास्टर। कहा जाता है साइंस अर्थात विज्ञान एक अच्छा नौकर तो है किंतु एक बुरा मालिक भी है। यदि हमने विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो यह हमारे भविष्य में लाभदायक होगा, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यदि हमने तकनीक को खुद के ऊपर हावी होने दिया, हम इन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, तकनीकों पर ही हमारा जीवन अगर आश्रित हो जाएगा, इनके अनुकूल हम हो गए तो आने वाले समय में दोस्तों हम इन तकनीकों के गुलाम बन जाएंगे। जो भी विज्ञान से जुड़े हुए उपकरण हैं उनके हम गुलाम बन जाएंगे। बात है समझ में। तो दोस्तों यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।
इस वीडियो में मैंने आप लोगों को विज्ञान के अभिशाप और वरदान से जुड़े हुए सभी प्रकार की जानकारी दे चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर बीच में बताने में या दोस्तों आप लोगों को समझाने में मुझसे गलती हुई है या बोलते बोलते मैं लबरिया चुका हूँ, ठीक है, मेरा अगर बाबू आवाज़ फंस रहा होगा बोलते बोलते, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।